जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और इस वीक जो है मार्केट ने तकरीबन 1% परफॉर्मेंस दी है, और ऑलरेडी हमने थोड़ा सा बता दिया हुआ था कि हमारे जितने भी बुलिश सेंटिमेंट्स और बेरिश सेंटिमेंट्स जो फराज ने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, वो अब बुलिश वाली साइड पे ज्यादा चले गए हैं और मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव भी किया है। इस वीक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी भी थी हमारी, और एक्सपेक्टेशन कुछ एनालिस्ट की ये भी थी कि हमारा रेट डिक्लाइन होगा, और कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे थे चूंकि हमारे इंपोर्ट्स थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है स्टेट बैंक के ऊपर कि वो अपना इसको कांस्टेंट रखें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को। ऑल्दो जो हालात चल रहे हैं, जितनी आपकी इन्फ्लेशन है, महंगाई जितनी नीचे आ गई हुई है, आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे बहुत मजीद गुंजाइश है। रियल इंटरेस्ट रेट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था तकरीबन 10% है। सो दिस मीन्स के देर इज लॉट ऑफ रूम कि आप इंटरेस्ट रेट को नीचे कर सकते हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको ऐसा नजर भी आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट इस वीक के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर लेगी, लेकिन चूंकि काफी ज्यादा एनालिस्ट ने ऑलरेडी इसको प्राइसिंग किया हुआ था, तो वी सॉ के मार्केट ने इतना ज्यादा बुरा रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि ऊपर ही क्लोज हुई है। सो ये सारा सिनेरियो था। अच्छा, जब से हमने बुल्स एंड बियर स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह आवर सब्सक्राइबर्स हैव ग्रोन 2 टाइम्स, और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे नए भी हैं। तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि बुल्स एंड बियर्स का हमारा फॉर्मेट कैसे होता है, क्योंकि बाय द एंड जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोग कुछ चीजों को वहां पे मिस आउट कर देते हैं। अच्छा, हम बुल्स एंड बियर्स जो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एज यूजुअल इंट्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद फराज अपने एंड से जो लास्ट वीक के अंदर जो हमने कॉल्स दी होती हैं या KSE 100 इंडेक्स का बताया होता है, तो उसको हम रीकैप करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारा इस वीक के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिर उसके बाद मैं बैक टू मी जो मेरे पास आता है, तो मैं थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी को डिस्कस करता हूँ कि हमारे मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जो हैं इस वीक के अंदर वो अच्छे जा रहे हैं या बुरे जा रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। फिर वी गेट बैक टू KSE 100 का इंडेक्स का जो इस टाइम पे हमें जो लग रहा होता है कि नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, जो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आई हैव वन सेक्टर, अभी हम सेक्टर्स के ऊपर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन मेजर सेक्टर्स मैंने सारे कवर कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा कंपनी एनालिसिस पे भी जाना शुरू होंगे। सो हम उस चीज को फिर बाद में कवर करते हैं। एक पूरा सेक्टर का एनालिसिस होता है जिसके ऊपर आई टेक रफली अबाउट 15 to 20 मिनट्स। पूरा सेक्टर हम डिटेल में पढ़ते हैं, और उसको हर कंपनी वाइज एक एक कंपनी को डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन द सेक्टर एनालिसिस इज डन। फिर उसके बाद हम दोबारा मूव करते हैं टूवर्ड्स हमारी जो टॉपिक्स होती हैं ऑफ दिस वीक। तो उसमें फराज जो है अपने एंड से चार्ट्स को भी शेयर करते हैं, और मैं अपने एंड से फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर उस स्टॉक के अंदर जो हमने पिक्स किए हैं, कोई कहानी तो नहीं चल रही, कोई फाइनेंशियल इंक्रीज हुए हैं, सेल्स, रेवेन्यूज, अर्निंग्स वगैरह कैसी चल रही हैं, और मुझे फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग पिक लगती है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टच करते हैं, थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट में देखते हैं कि कोई एक दो पेयर्स हमें नजर आ रहे हो जिसमें अच्छा ट्रेंड बन रहा हो। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो टैरिफ की बातें गलत से वो चल रही हैं, या जो भी इकोनॉमिक इवेंट चल रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्रिप्टोज को भी कवर करते हैं। तो ये एक पूरा बुल्स एंड बियर्स माशाल्लाह इज डूइंग प्रीटी वेल। हम हर एंगल से हर इकोनॉमी को, इंटरनेशनल हो गई, लोकल हो गई, स्टॉक्स हो गए, हर चीज को हम एक एक करके कवर करते हैं। सो चले इस वीक का भी हम स्टार्ट करते हैं। सो कमिंग टू फराज भाई, फराज भाई कैसे हैं आप? लास्ट वीक आपकी काफी तबीयत खराब हुई थी, तो अब आपकी कैसी तबीयत है? और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तबीयत बेहतर है। गला बस रिकवरी मोड में है, अभी भी ख़राब है। आई होप कि आज की वीडियो में मैं ना खांसूँ और अच्छे एनालिसिस कर सकें, मैं ज़्यादा बात कर सकूँ। अ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो 100 इंडेक्स है, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च के फर्स्ट वीक के बाद हम इसमें थोड़ा बुलिश साइड की तरफ ज़्यादा हमारे वेट्स हो गए थे, और हमने देखा भी कि अ, एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, और स्टिल मार्केट ने करेक्शन या उस तरीके की नेगेटिविटी नहीं दिखाई, एंड देन सस्टेन किया मार्केट ने। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से स्क्रैप्स अब परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। 100 इंडेक्स परफॉर्म करना शुरू हो गया। 1% ग्रोथ इतनी बड़ी एक अनाउंसमेंट के बाद इज़ अ गुड साइन। स्टिल यही लग रहा है कि मार्च और अप्रैल में गोइंग फॉरवर्ड हमारी मार्केट जो हमारे एनालिसिस है उसी के ऊपर आई होप के इंशाल्लाह परफॉर्म करती रहेगी। सो अभी 100 इंडेक्स को डिटेल से जब हम चार्ट शेयर करेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा। मैं एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा पूरा वीक था, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सरमाया की अलमनाई की कम्युनिटी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट। किस तरीके से सरमाया ने बेसिकली
ना सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट्स बल्कि जो हमें यूट्यूब पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगियां बदली हैं। और जिस तरीके से सरमाया ने आके लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की है, लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में आके इन्वेस्ट करना शुरू किया, देन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी रिसेंटली मैं मदीना में ही हूँ। मुझे एक साहब मिले, उनका 1 मिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो था, यहाँ पे जॉब करते हैं और वो 2.6 पे चला गया। उन्होंने 1.5 साल पहले हमें यूट्यूब चैनल से फॉलो करना शुरू किया था और कहने लगे, यार मैंने उस टाइम आपको फॉलो करना शुरू किया था जब पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी थी कि कोई भी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करता था। सो दिस इज़ अ चेंज जो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे जब लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था, काश आप हमें पहले मिले होते, काश हम 10 साल पहले ये काम शुरू कर देते। सो इतनी ज़बरदस्त वो आई है। अभी मैं आप लोगों को अमार, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, कल हमने, अब हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा, या आप वो कह लें कि हम लोग ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अपने स्टूडेंट्स को या अलुमनाई को कभी भी ये नहीं कहते कि चलें आप जाएँ, हमने पढ़ा दिया, जैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री देते हैं और कहते हैं जाएँ, आप अपने ओन पढ़ें। कल हमने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन किया, 12 ट्रेड्स थी, 8 टीपी हिट हुई और 4 एसएल्स थे। ये फिनोमिनल रिज़ल्ट्स होते हैं और ये रियल टाइम थी। आपका मेंटर या आपके सीनियर्स वहाँ पे ऐसे बैठे हुए, जो पढ़ाया गया उसी के ऊपर आपको कॉल्स दे रहे हो, रियल टाइम मार्केट की एग्जीक्यूशन है। दुनिया में ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं है, ठीक है? अगर है भी तो बहुत रेयर है, इतनी बड़े उस पे शायद काम स्केल पे नहीं कर रहे होंगे जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, एनालिसिस तो लाजवाब है हमारे स्टूडेंट्स के। ये जो 5-7 हज़ार रुपए के 10-10 12-12 साल से सिग्नल्स बेच रहे हैं, वो अभी तक बच्चे, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। अब ये देखें, दिस इज़ अ रियल मनी जहाँ पे असली काम हो रहा है। इन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि $3000 पे अकाउंट ये गोल्ड चला जाएगा, वो चला गया। यहाँ पे देखें इन्होंने इतने डॉलर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने $1144 बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये सब की ये वो रिजल्ट्स हैं जिन्होंने वेलकम टू द मैजिक वर्ल्ड कल हमारे साथ ट्रेडिंग की है और वो किया। ये प्रॉफ फर्म पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान जिस के ट्रेडर्स जिस तरीके से प्रॉफ फर्म इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, सरमाए का बड़ा हाथ है। ये इन्होंने फेज़ 1 पास किया है। यहाँ पे देखिएगा 4 टीपीज़, 1 एसएल हिट हुए और इन्होंने देखें इतने डॉलर्स बनाए, बेहतरीन इसके ऊपर वो है। और ये सिर्फ ये 1 घंटे के रिजल्ट्स मैं दिखा रहा हूँ। इनके $142 हैं, इनके $17 हैं। ये सिर्फ 1 घंटे का सेशन था। 1 घंटे के सेशन के अंदर हम लोगों ने इतने डॉलर्स बनाए। वंस अगेन $100 के प्रॉफर्म अकाउंट लिया, ये $1923 का पे आउट है, ठीक है? अगेन एक प्रॉफर्म के ऊपर इतना बड़ा पे आउट लेना, दिस इज फिनोमिनल। एक और पे आउट आया भाई यहाँ पे, ये सर्टिफाइड। और ये पढ़े रिव्यू यार, मैं देखें जिस तरीके से कह रहा हूँ ना कि सरमाया और हमने मिल के किस तरीके से एक चेंज लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि दिस वुड not have been possible without your course, Murshid. Not only your course, but Amar sir course. Because of his, I have a better outlook on the market now and trading confidently. ठीक है? इसके बाद ये लिख रहे हैं कि इनके फादर ने पहले $60,000 का लॉस बुक किया। मैंने ये कोर्स लिया, कोर्स करने के बाद इस टाइम मैंने ये प्रॉफ फर्म का अकाउंट, फंडेड अकाउंट लेके पास किया और एक उम्मीद की किरण इनके उसमें जागी है। और ये कह रहे हैं कि यार मेरे फादर इतने प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे टाइटली हग किया और पिछले सारे गुनाह माफ़ किए। उन्होंने कहा यार, और ये बच्चा है अभी, अभी इसकी 18 साल उम्र भी नहीं हुई है और देखिए दुनिया में बेहतरीन ट्रेडर्स में से अब ये आ रही है। सर्टिफिकेशन लेना या ये प्रॉफर्म को पास करना ये बच्चों का खेल नहीं है। सही है, दिस इज़ अ चेंज व्हाट वी आर डूइंग हियर। इसके बाद यहाँ पे देखें, डॉलर्स ही डॉलर्स, डॉलर्स ही डॉलर्स। इनके कितने बने हुए हैं यहाँ पे देखें, $170। इनके कितने बने हुए हैं? $100, ठीक है? सो ये सब कुछ क्या है, इसी तरीके से आप ऊपर जाए, इतनी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हमारे पास कल के सेशन के बाद। एंड देन यहाँ पे जब आप रिव्यूज देखेंगे इनके, यहाँ पे देखिएगा ये 3 टीपीज हिट हुई हुई हैं। अमेजिंग सेशन, ना सिर्फ थ्योरेटिकल जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि किताबी बातें पढ़ा दी, यूट्यूब से सीखने को मिल गया। क्या यूट्यूब से मेंटोर्स आपको उंगली पकड़ के साथ लेके चलते हैं? अगर चलते हैं तो बताएं। और जो सिग्नल्स बेचने वाले हैं 5-7 हज़ार पे, वो तो 10-12 साल से बेच रहे हैं, उनकी क्या अचीवमेंट है? सही है। सो मेंटोर तो भाई जो खुद भी ट्रेड करे। मेरी गोल्ड की ट्रेड $15,000 मैंने खुद ट्रेड की, यहाँ पे रियल टाइम ट्रेड एग्जीक्यूशन करके वो यूट्यूब के ऊपर दिखाई। हम ना सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं बल्कि उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के साथ लेके चल रही है। देखें कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। एक और पे आउट आया है। ये सिर्फ मैं एक दिन की दिखा रहा हूँ, अगर मैं पूरे हफ्ते की दिखाऊं ना, पूरे 1 घंटे का ये सेशन यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है? यहाँ पे ये देखिएगा पे आउट्स, अभी ऊपर देखें कितने डॉलर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं फिगर कोट नहीं कर रहा, लोगों को यकीन नहीं आएगा। अब इनके देखें $6,273 का पे आउट है, ठीक है? ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 20-21 लाख रुपए कोई बना के दिखाए, ठीक है? ये वो हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ये काम कर रहे हैं और हम इनको साथ लेके चल रहे हैं। और मजे की बात हमारी ये देखिएगा, इन्होंने
जो $6,273 बनाए हैं ना, ये जो हमारा शो चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स, इन्होंने उसके ऊपर अकाउंट्स भी पास किए। ये लिख रहे हैं कि मैंने गोल्ड की जो आप लोगों की बुलिश कॉल थी ना, जो साल के शुरू में आप लोगों ने जनवरी में दी थी, जी। कि ये गोल्ड इस साल जनवरी में बढ़ेगा। इस कॉल के ऊपर उन्होंने फेज 1 फेज 2 पास किया 2915 से। फिर जो हमने गोल्ड की एक शॉर्ट कॉल दी थी 2860 पे, फिर पाउंड कैट की एक कॉल दी थी, और उसके ऊपर इन्होंने पैसे बनाए। उसमें इन्होंने आपका भी शुक्रिया किया हुआ है, मेरा भी शुक्रिया किया। सो दिस इज अ चेंज जो हम लेकर आए हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये कोर्स करने का क्या फायदा, तो ये फायदा है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं कितनी सक्सेस स्टोरीज दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। तो ये वो चेंज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब लोग मिलते हैं बाहर इस तरीके से। आप आ, को बाहर मिल रहे हैं, जैसे मैं मदीना में हूँ, इधर एक बंदा आए, वो मुझसे यूं मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमने आपकी कॉल्स के ऊपर प्रॉफिट लिया। सो ये जो फीडबैक होता है ना, ये हमें एक एनर्जी देता है, ठीक है, कि हम और बेहतरीन काम करें आप लोगों के लिए, और लोगों को गाइड करें। ना उन्होंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, ना कुछ था। लाइक भाई की अमार की वीडियोस देख के कह रहे मैंने उस टाइम देखना शुरू किया जब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सो बेचारे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं। अब उनसे जो दुआएं आती है ना, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। ये दुआएं आप लोगों को जो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना कि सरमाया क्या और ये और वो, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी से कुछ नहीं होने लगा। ये इन लोगों की दुआएं हमारे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम ग्रो करते रहेंगे और इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहेंगे। और हमारी पूरी यही कोशिश है कि एक यूथ को, एक जनरेशन को हम इस तरीके इस काम पे लेकर आए, इस करियर पे लेकर आए, ट्रैक पे लेकर आए, जहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए डॉलर्स भी बना के लेकर आए। अभी आप लोगों ने देखा कितने लोग डॉलर्स बना के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बाहर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे सऊदी मार्केट में जो लोग हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर पूरा एक शो हो सकता है, बल्कि 2-3 घंटे भी कम है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको कट डाउन करते हैं और टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। सो मैं बड़ा चार्ज था और काफी दिन से गला भी बंद था, तो मैंने कहा चले आज थोड़ी सी ना अच्छी बात कर लेते हैं। जी अमाल, बैक टू यू मैक्रोस के ऊपर। अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, इस दफा इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया, गोइंग फॉरवर्ड आईएमएफ की डील्स भी हैं, एंड देन वी हैव बजट एज वेल। सो क्या लग रहा है कि अब मैक्रोस के ऊपर हमारे पास कैसी चेंजेस आएंगी? चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऑलरेडी आपने काफ़ी डिटेल में सक्सेस स्टोरीज भी दिखा दी हैं, और ये प्यार है लोगों का, हमारे स्टूडेंट्स का, कि आप इतना ज़बरदस्त जो है एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, और जो आप जिस तरह से सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हो, फिर एक हमें आइडिया होता है कि यार कितना आप पैसा जनरेट कर रहे हो, आप जो सेशंस हम कर रहे होते हैं उसका आप फायदा भी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या सिर्फ बैठ जाते हो ट्रेड्स वगैरह देखने के लिए। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल एक चीज हमने तो अपने एंड से शेयर कर दी, बट फॉर पब्लिक एज वेल, अगर आप सरमाया फाइनेंशियल्स पे लोगों के अपने रिव्यूज भी जो उन्होंने डिटेल में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये ट्रस्ट पायलट का एक पेज है। सो ट्रस्ट पायलट इज अ वेबसाइट जहाँ पे आपके जो रिव्यूज होते हैं वो यहाँ पे वो वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको जेन्युइन रिव्यूज यहाँ पे लाके देती है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, थोड़ा सा इसका मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद सरमाया फाइनेंशियल खुद से ही स्टूडेंट्स को कह के ये करवाते होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनकी ईमेल ट्रस्ट पायलट को भेजते हैं कि ट्रस्ट पायलट आप जो है अपने एंड से, हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, आप इनको ईमेल कर दें, और ट्रस्ट पायलट ईमेल करता है, और फिर वो हमें यहाँ पे रिव्यूज देखने को मिलते हैं। और उसमें से भी कोई अगर ट्रस्ट पायलट को लगता है कि ये रिव्यू कोई गलत आ गया, कोई ईमेल हमने जो सेंड की थी उससे नहीं आया हुआ, तो वो खुद से रिव्यूज को निकालता है, ठीक है। खैर, ये ओवरऑल यहाँ पे आप देख भी सकते हो 2022-37 यहाँ पे रिव्यूज हो गए, एंड स्टिल वी हैव माशाल्लाह 4.5 4.8 सॉरी हमारी रेटिंग आ रही है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट इन पाकिस्तान। हम ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल भी काफी स्टूडेंट्स हमारे अवेलेबल हैं जो कि कोर्स ले रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है, तो यहाँ पे लोग भी अच्छे रिव्यूज देते हैं। सो आप यहाँ पे जाके इसको खुद से भी देख सकते हैं। चलें अब थोड़ा सा मार्केट के ऊपर आते हैं। इस वीक का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट वीक के अंदर जो हमने कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह देखी थी, उसमें जो फरवरी 2025 का फरवरी का सीपीआई आया था वो तकरीबन 1.5% था। इट्स अ डेकेड लोएस्ट, जो आप समझो कि पूरे 10 सालों के अंदर सबसे ये लोएस्ट आया है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टाइम क्योंकि ज्यादा लगे, मैं लास्ट वीक का थोड़ा डिस्कस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस वीक के अंदर थोड़ी सी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आईएमएफ ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपनी गैस के टैरिफ्स को इंक्रीज करें
तकरीबन बाय 791 MMBTU, और इसको फॉलो किया जाएगा 10% हाइक इन जुलाई 2025, 15% फरवरी 2026 में, और 20% अगस्त 2026 के अंदर। और इसका जो रेट होगा वो तकरीबन 6,000 रुपीज MMBTU तक जाएगा, विच इज लिटिल बिट बैड फॉर द कुछ सेक्टर्स जिसमें टेक्सटाइल वगैरह भी आते हैं। लेकिन ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि गैस की प्राइसेस पहले भी हमारे इंक्रीज हुए हैं, IMF कह रहा है कि आप थोड़ा सा इसको मजीद इंक्रीज करें, ठीक है। सो दिस इज वन न्यूज जो अभी खैर फौरी तौर पे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, और बाय द टाइम ऑफ अगस्त 2026 ये 6,000 MMBTU तक चला जाएगा। दूसरी चीज, टेक्सटाइल्स की सेल्स जो है वो तकरीबन 16% जो है वो इंक्रीज हुई है पिछले फिजिकल ईयर 6 मंथ्स के अंदर। और ये हमारी जो कॉटन की लो आउटपुट रही है उसकी वजह से हमारी कॉटन की इंपोर्ट भी इस दफा हमें ज्यादा करनी पड़ी है। फाइनेंसिंग की कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, और ये जितना भी पूरा सेक्टर है उसने ये लोन्स वगैरह जो है वो बैंक से ज्यादा लिए, ठीक है। सो दिस इज वन डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो है तकरीबन आपकी 3.1 बिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन तक पहुंच चुकी हैं फरवरी 2025 में। और अगर पिछले ईयर के हिसाब से देखा जाए, सो दिस इज अ 39% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, विच इज फिनोमिनल। तो ये चीज जेन में रखें कि हमारे मुल्क के हालात काफी हद तक बेहतर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अभी भी लोगों की मैं कुछ से कुछ जगहों पे देखता हूँ, जो पब्लिक सेंटिमेंट में हमारे स्टूडेंट्स में तो माशाल्लाह नहीं नजर आती, मगर जिस तरह से फराज ने बताया, देयर सर्टेन एग्जांपल्स जो कि हमें बाहर लोग मिलते हैं, मुझे यहाँ पे दुबई में भी मिलते हैं, फराज को मदीना में भी मिले हैं, वी नो के जिस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। लेकिन जिन लोगों को अभी भी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो अभी भी ये जेन लेके बैठते हैं कि जी पता नहीं क्या हालात हमारे हैं। पाकिस्तान एज ए कंट्री इज टर्निंग अराउंड, और इंशाल्लाह आगे जाके बहुत हालात बेहतर रहेंगे। सो ये रेमिटेंसेस इसी वजह से इंक्रीज होती हैं, ये जेन में रखें कि लोग अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक है, तो हम पैसे वापस भेजें अपने पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो 39% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इसमें आया है। फिर उसके बाद पॉलिसी रेट अनचेंज थी, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया 12% के आसपास। और ऑल्दो इसमें काफी रूम है, आई थिंक ये मजीद इसके अंदर गुंजाइश है कि हम इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज होगी। उसके बाद जो है फोर व्हीलर सेल्स तकरीबन हमारी 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है, और ये ऑलरेडी हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गाड़ियों की सेल मजीद बढ़ेंगी। पिछले 8 महीनों के अंदर तकरीबन 51% ईयर ऑन ईयर इस गाड़ियों की सेल में इंक्रीज आया। एक चीज मैं यहाँ पे भी बताता चलूं कि आपके ईयरली जब भी आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, हर साल तकरीबन 2-3 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट 2-3 साल होते हैं, जब भी आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, ऑन एवरेज 25 to 30% ईयर ऑन ईयर आपकी गाड़ियों की सेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अभी तो पहला साल है, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं अगले 2-3 साल भी आपके ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे हो सकते हैं, अच्छे साबित होंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिकली मेरे एंड से मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर अपडेट थी। बैक टू यू फराज भाई, आप बताएं जरा मार्केट के ऊपर अगर आपका इस वीक के अंदर क्या एनालिसिस चल रहा है। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि मार्च 2023 में जब इंडेक्स आपका 40,000 के करीब था यहाँ पे तो उस टाइम हमारी तरफ से सरमाया के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, वीडियोस आना शुरू हुई थी कि दिस इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता। एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को लेके, हालात को लेके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सर्टेन इश्यूज आप सबको पता है, ठीक है। सो वहाँ से जो मार्केट परफॉर्म करना शुरू हुई है, राइट नाउ इट इज़ अबाउट 1,15,000 पे, ठीक है। अब ये इस पूरे दौरानिया में, ये जो पिछले 2 साल में जो हमने जब से यहाँ से बाय कॉल दी है, जब इंडेक्स यहाँ पे आया 67,000 के ऊपर, अगेन हमारी वीडियो आई कि ये टॉप नहीं है, स्टिल बाय करें, कंसोलिडेशन में जाएगा, इलेक्शंस के बाद रैली नजर आई, एंड देन मार्केट बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना शुरू हुई। जब से बुल्स एंड बेयर शुरू हुआ अक्टूबर से, टाइम टू टाइम हम बिल्कुल इंडेक्स के हवाले से गाइड करते रहे। जो लोग म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क में इन्वेस्टेड थे उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही हमारी तरफ से। यहाँ पे नवंबर में ये जो बड़ी रेड कैंडल नज़र आ रही है, इससे पहले मैंने बोल दिया था कि यहाँ करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, करेक्शंस आई। मैंने ये भी कहा था कि कैश पे आ जाए थोड़ा सा, आप लोग कैश पे भी आए, बहुत से लोगों ने फॉलो किया, एंड देन हमने उस करेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाया, दोबारा रैली की, राइड किया, एंड देन ये जो मार्केट का जब नया हाई लग रहा था, ये भी ऑलमोस्ट हम प्रेडिक्ट कर गए थे कि जनवरी की सेकंड या थर्ड वीक के करीब करीब कहीं टॉप लगेगा। सो आप लोग कैश पे आना शुरू हो जाए, बहुत से लोग कैश पे आना शुरू हुए, और बिल्कुल टाइमली कॉल थी वो भी। उसके बाद हमने ये बोला कि यहाँ से
मार्केट अगर बहुत बड़ी करेक्शन लेती है वो भी बताएंगे, मार्केट ने करेक्शन नहीं लिया हमने वो भी बताया, एंड देन ये भी कहा कि फरवरी और मार्च में जाके ये कंसोलिडेशन या कंटिन्यूशन की एक्यूमुलेशन होगी यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हमने ये कहा कि 7 मार्च के बाद से मार्केट परफॉर्म करना शुरू की, और अभी तक वैसा ही हुआ है। सो मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि 100% नहीं तो 95% के करीब करीब होगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँ कि 200% तो हम ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी गलत नहीं हुए क्योंकि अभी तक राइट कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट्स के ऊपर कॉल्स आ रही हैं, उनके एसएल्स और रिकॉर्ड हमने पहले भी दिखाए थे, स्टिल अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ करंट मार्केट सिनेरियो में कोई खास अपडेट है नहीं, सेम सिमिलर है जो पिछले हफ्ते का था कि मेरे पास 3 बुलिश कैंडल्स हैं और वो 3 बुलिश के पॉइंट्स हैं, वेट्स हैं, हायर हाइज एंड हाई लोज स्टिल इंटैक्ट हैं, ट्रेंडिंग में है मार्केट। टाइम साइकिल्स ये अपनी कंसोलिडेशन की पूरी कर गई है, यहाँ से एडवांसिंग फेज यानी कि ट्रेंडिंग फेज यानी कि नए हाइज मार्केट के मार्च में या अप्रैल में लगने चाहिए, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये रैली कंटिन्यू करेगी टिल मिड ऑफ जून या जुलाई तक, जो कि इंशाल्लाह नज़र आ रहा है, ठीक है। बेरिश इंडिकेशन में कुछ भी नहीं है, एक टॉप जो लगा हुआ है वो ब्रेक होगा, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे इस टाइम एक्ट करेगा, एंड देन अगर वो ब्रेक होता है नए हाइज लगना शुरू हो जाएंगे। कोई डाइवर्जेंस नहीं है, सिंक हो गई है। सो ओवरऑल मार्केट को लास्ट वीक भी हमने कहा था कि प्लेटफॉर्म सेट हुआ है बुल्स का, बस यहाँ से कुछ अच्छे ट्रिगर्स आने चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बहुत अच्छी रैली करती मार्केट, नहीं हुआ स्टिल मार्केट ने सस्टेन किया अपने आप को, इट मीन्स इट्स स्टिल ए गुड साइन कि मार्केट ने सस्टेन किया, कोई नेगेटिविटी नहीं है। एंड देन हमने अब ये देखना शुरू किया कि इंडेक्स ओरिएंटेड जितने स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। फिर आगे जब वो परफॉर्म करेंगे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी ग्रेजुअली और उस पे ऊपर भी फिर रैलीज नज़र आना शुरू होंगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, जो हमारे पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस खड़ी हुई है 1,16,500 के करीब, फिर देन जो हाई 1,18,500 का है, उम्मीद है आने वाले टाइम पे ये जल्दी ब्रेक हो जाएगी। सपोर्ट 1,13,630 की है और 1,11,750 की है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में हमारे पास बुल्स के वेट ज़्यादा हैं, अभी तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सो जो स्क्रिप्ट्स हमने बताई हुई हैं, जो ट्रेड प्लान्स बताए हुए हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, ठीक है। जो फ्रस्ट्रेटिंग फेज था मार्केट का मेरे ख्याल में वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह हम एक ट्रेंड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो उम्मीद है आनी चाहिए। बहरहाल अगर आप लोग स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टेड हैं, जो स्टॉप लॉस बताए जा रहे होते हैं उसको काइंडली फॉलो किया करें। सो दिस इज इट अमार, वही उसी तरह का सेटअप है हमारे पास। तो स्टिल लग रहा है कि मार्केट अभी ठीक ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है जी। परफेक्ट हो गया। चलिए गेटिंग बैक टू द इस वीक का सेक्टर। अच्छा, सेक्टर से पहले पहले हर दफा मैं क्या करता था कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेल के ऊपर अपना पोर्टफोलियो का अपडेट बताता था। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप हर वीक के अंदर मैं थोड़ा सा अपडेट करता था, देखता था प्राइसेस क्या, उसको डाउनलोड करके अपने एंड पे एक्सेल पे हाईलाइट करता था। इसका आसान तरीकेकार लईक भाई ने अपने एंड पे जर की लॉन्च कर दिया हुआ है। जर इज अ वेरी गुड टूल प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज कर सकते हैं और उस पर अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने जितने भी स्टॉक्स आप लोगों को बताए थे, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कितना मजेदार किस्म का आपको यहाँ पे ट्रेंड नजर आ सकता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक मॉडल पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसके अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने जिस प्राइसेस पे खरीदा था, जिस प्राइसेस पे मैंने आप लोगों को शो किया था, उससे लेके अब तक तकरीबन इसमें 11.9% यानी कि 12% का इजाफा इसमें हो चुका है ऑलरेडी। इसमें दो मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैंने दोनों में आपको दिखा देता हूँ कि कितना बेहतरीन इसमें मेरे होल्डिंग्स आपको नजर आ सकती हैं। सो अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग पे आ जाऊं, सो टेबल व्यू अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सो टेबल व्यू के अंदर ये कुछ मेरे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी वहां पे शेयर भी किए हुए थे, जिसमें मैंने सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो AHCL की आ रही है, 50% ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। शिफा तकरीबन 33% कर चुका है। MCBIM 23%, लोड जो है 18%। तो इस तरीके से ये मैंने ये पोर्टफोलियो सारा बनाया हुआ है। तकरीबन आप समझो कि 30 जो स्टॉक्स मैंने बताए हुए थे, ये सारे 30 स्टॉक्स नहीं है, लेकिन इनमें से जो मुझे अच्छे लगते थे वो मैंने उनका एक पोर्टफोलियो बनाया। सो 15, ये अराउंड 15 इसके स्टॉक्स हैं और ये सारे स्टॉक्स हैं मेरे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स। और मजेदार बात ये है कि एक दो चीजें यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होंगी, यहाँ पे डिविडेंड भी मुझे शो हो रहा है कि कुछ इनमें से कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझे डिविडेंड दिया, और वो जब डिविडेंड आप ऐड करते हो तो वो आपके पोर्टफोलियो में इंक्रीज होता हुआ नजर भी आता है। और यहीं पे मैं डिविडेंड पे आउट्स का भी आपको दिखा देता हूँ। तो पे आउट्स अगर आप यहाँ पे आते हो और ये देखिएगा, साजगर ने मुझे डिविडेंड दिया तो 500 रुपए मुझे तकरीबन पे आउट आया साजगर की तरफ से। एंड द गुड थिंग इज कि लईक भाई ने यहाँ पे टैक्स को भी डाला है कि अगर आपका
₹500 डिविडेंड आया तो तकरीबन आपका उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। तो बीइंग अ फाइलर मेरा तकरीबन इतना बनता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका तकरीबन टैक्स इससे ज्यादा बनेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आप होल्डिंग्स में अगेन आते हैं और यहाँ पे एनालिटिक्स में आते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये मेरे पास डेली प्राइस बता रहा है कि कितना मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, फिर ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक हफ्ते के अंदर मैंने तकरीबन 3.8% मेरे पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है, 1.6% KSE 100 ने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे भी ये चीज बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। यू कैन यूज दिस टूल और इसमें और भी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। इसके अलावा एक दो चीजें यहाँ पे मैं और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे डैशबोर्ड के अंदर मैं जितने मर्जी इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। जैसे ये सरमाया ग्रोथ वाला भी आपको दिखा रहा था, इस तरीके से सरमाया ब्लू चिप का भी एक मैंने मॉडल बनाया हुआ और एक सरमाया बैलेंस्ड है। बैलेंस के अंदर मैंने तकरीबन 50% स्टॉक्स में डाले हुए हैं, 50% मैंने म्यूचुअल फंड्स जो आपके फिक्स इनकम है उसमें डाला हुआ है। अब ब्लू चिप्स का जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ये कुछ जो कि बड़ी कंपनीज है, यहाँ पे डिविडेंड्स कुछ ज्यादा कंपनीज देती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो दो जगह मुझे यहाँ डिविडेंड आया और डिविडेंड के साथ जो मेरी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे येलो कलर में मुझे मार्क नजर आ रहा है और ग्रीन कलर में मेरी परफॉर्मेंस नजर आ रही है जो कि आपकी विदाउट डिविडेंड्स है। अगेन वही सारी कंपनीज हैं, कुछ लकी इसमें मैंने डाला हुआ है, एजीपी है, GHNI है, ये थोड़ा सा मैंने मिक्स करके डाला हुआ है, जो ब्लू चिप कंपनीज भी हैं और थोड़ी सी ग्रोथ भी है। तो ये एक पोर्टफोलियो मेरा अलग है और जो दूसरा मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड है। दोनों में आप थोड़ा सा फर्क भी देख सकते हैं, आजकल ग्रोथ वाले स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया, 7% के पास ऑलरेडी परफॉर्मेंस हो चुकी भी है। ये तकरीबन अगेन दिसंबर से मैंने जो जिन प्राइसेस में खरीदा था वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। द पॉइंट इज कि अगर आप ये टूल को यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ आता है कि आपकी मार्केट आपने कौन से स्टॉक्स के पे आउट आपके आए हैं और कौन से आगे एक्सपेक्टेड भी हैं। यूबीएल का अगर आप यहाँ पे देखें 1170 का आपको डिविडेंड आया, एयर लिंक का 828 आया, ओजीडीसी का तकरीबन 722 आया। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे ये है, ये देखें यहाँ पे नोटिफिकेशन एक बेल आपको आ रही है। जो स्टॉक्स आप लोगों ने खरीदे हुए हैं उसी से रिलेटेड आपके जितने भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको साथ साथ यहाँ पे आती रहेंगी। देखें एफएफसी की बोर्ड मीटिंग है, सिस्टम्स की बोर्ड मीटिंग है, एटलस होंडा की है, मरी ब्यूरी का इंटरेस्ट कोई सीईओ ने यहाँ मेरे ख्याल से खरीदा है, कोई चीज बाय किया होगा, तो ये सारी यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आती है। इट्स अ ग्रेट टूल और ये मेरे लिए काफी जिंदगी आसान कर देता है कि मैं बजाय इसके कि मैं बार बार चीजों को ट्रैक करूं, एक्सेल में डालूं, ज़र प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टूल जो कि आप यूज कर सकते हैं। So, सबसे पहले जो है हम फूड अमार सेक्टर मेरा को सॉरी अमार मैं आपको कट करूंगा, मेरा एक सवाल है इधर आपसे। ये जो आपने अभी ये जो अभी आपने अपने पोर्टफोलियोज दिखाए हैं हमें यहाँ पे ये हाईलाइट भी कर दें कि ये पोर्टफोलियो आपने साल के शुरू में आके पब्लिकली लाइव यूट्यूब के ऊपर सबको बताए थे। मतलब सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं है, जो हमें देख रहे हैं डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होगा। आप तो हैं ही ग्रीन बंदे, सही है, आप तो हैं ही माशाल्लाह से प्रॉफिटेबल। जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने पोर्टफोलियो आपका हमें देखा है साल के शुरू में, राइट ना, वो भी प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो ज़र के ऊपर आप ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इससे इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपने मार्केट कहाँ खड़ी है, इन्फ्लेशन कहाँ खड़ा है और आप उसको कैसे बीट कर रहे हैं। सो अमान ने जो पोर्टफोलियो आपको फ्री में बताए हुए हैं ना, वो इस टाइम इतने बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं कि इंडेक्स नीचे है और आपका पोर्टफोलियो ऊपर चले। मेरे ख्याल में अमार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने पूरी के पूरे पोर्टफोलियो बिल्ड करके आप लोगों के सामने ट्रे में रख के पेश किए हैं। अच्छा, सो ये बेसिकली मैं ये भी बताता चलूं, ये हमने जो एनालिसिस किया था ये 26 दिसंबर को हमने बुल्स एंड बियर्स का जो शो किया था जिसमें लाइक भी आए थे। हमने पूरे एक साल का 2025 के अंदर फराज ने भी आउटलुक दिया था कि टेक्निकली क्या आउटलुक उनको लग रहा है, फिर उन्होंने भी स्टॉक्स अपने बताए थे और इसी तरीके से मैंने अपनी टॉप 2025 की पिक्स बताई थी जो ये सारे पोर्टफोलियो के अंदर शामिल हैं। तो इट्स ऑल अबाउट तकरीबन 30 स्टॉक्स थे, उसको मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज में कर दिया, एक ब्लू चिप एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। तो ये सारी पब्लिक में हमने ऑलरेडी कॉल्स दी थी और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। ठीक, स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बियर्स शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड
please take the courses of Faraz and Amar, which are available at sarmaya.pk. इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है. सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्टर. और इस वीक का सेक्टर भी अगेन फूड का है. हमने ऑलरेडी बताया था कि मैं इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा कि काफी ज्यादा इसमें सेक्टर्स आ जाते हैं. और इस दफा जो है दैट विल बी कन्फेक्शनरी एंड स्नैक्स एंड मीट एंड पोल्ट्री का पूरा जो आपका सेक्टर रहता है वो इसमें हम कवर करेंगे. इसमें सबसे पहले जो है हमारे कन्फेक्शनरी स्नैक्स में अगर देखा जाए तो बिस्किट्स सबसे ज्यादा आते हैं. काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है. सेंटर फिल्ड, सैंडविच, चॉकलेट कुकीज, क्रैकर्स, ये सारे शामिल हैं. इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आता है आपका मेजर, जो इसमें शेयर जो स्टॉक लिस्टेड है. मिचेल्स आता है आपका. इसके अलावा जो वेफर्स हैं इसमें केक्स आते हैं, चॉकलेट्स है, कैंडी है, स्वीट्स हैं. जो कोकोमो आप देखते हैं बड़े शौक से, वो इस्माइल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं. तो ये भी हम देखते हैं आगे थोड़ा सा फर्दर. पोटैटो चिप्स वगैरह आपके कन्फेक्शनरी स्नैक्स में आते हैं. फिर इसके अलावा प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स के अंदर मिचेल्स इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, जिसमें जैम्स एंड जेलीज हैं, आपके सॉसेज एंड केचप्स हैं, कैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट एंड ड्रिंक्स हैं. फिर उसके बाद जो है आपके बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर बनीज एक बहुत फेमस कंपनी है, तो वो आपकी आती है. ब्रेड, वाइट, ब्राउन एंड स्पेशलिटी, ये सारी आपकी आएगी. फिर बन्स एंड रोल्स हैं, केक्स हैं, रस्क आप बहुत ज्यादा खाते हैं, केक रस्क जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं. पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रेश एंड फ्रोजन चिकन प्रोडक्ट्स आ गई. प्रोसेस चिकन आगे आपके, जिसमें नगेट्स, सॉसेजेस, सीख कबाब्स, बर्गर पैटीज वगैरह आपके शामिल है. फ्रोजन बीफ एंड मटन, ऑर्गेनिक हलाल सर्टिफाइड मीट प्रोडक्ट्स, तो ये सारी आपके शामिल आती है. बिग बर्ड भी इसमें कंपनी शामिल है आपकी. अल शहीर फूड्स है, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी. टॉम सीएल का जो शेयर है वो भी इसमें शामिल है. ठीक है. अच्छा, इसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एंड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपका व्हीट फ्लोर आता है, शुगर आता है, मिल्क पाउडर आता है, कोको एंड चॉकलेट इंग्रेडिएंट्स आते हैं. फ्रूट्स बहुत ज्यादा आपके इस्तेमाल होते हैं, मैंगोज, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस एटसेट्रा. वेजिटेबल ऑयल्स में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा, ये भी सारी शामिल हैं. ये सारे हमने थोड़ा सा लास्ट वीक के अंदर भी 2 वीक से लगातार यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रूट्स जो है ये भी अगेन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. अगर इसके रेट्स वगैरह हमारे पाकिस्तान के अंदर ऊपर जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर जा रही है ना. तो ये पूरे सेक्टर के अंदर ये ज़हन में रखें, इन्होंने मार्जिन्स प्रोसेस फूड्स के ज्यादा रखे होते हैं, ताकि जब भी कभी प्राइसेस फ्रूट्स के ऊपर नीचे आए तो इनके ये ना हो कि ये अपने एंड से बार बार प्राइसेस को ऊपर नीचे करें. ठीक है. उससे क्लाइंट डिस्टर्ब होता है और इसमें ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है, तो ब्रांड खराब होता है. तो कोशिश ये की जाती है कि ऑलरेडी थोड़ा सा मार्जिन रखा जाए, ताकि जब इनकी प्राइसेस फ्रूट्स की या रॉ मटेरियल की ऊपर नीचे जाए तो उससे एडजस्टमेंट हो सके. ठीक है. सो ये चीज होगी हमारी. पाम ऑयल अगेन हम मलेशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. ये सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता. मैं इसलिए ज्यादा जिक्र इसका करता हूँ क्योंकि अगेन हम ऐसा पॉइंट है, हम फराज में हम इस सेशन से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि यार हम बैठे बैठे जितना हम काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारी सेहत आपके सामने नजर आ रही है. फराज की अपनी काफी तबीयत खराब हुई है, काफी ज्यादा कफिंग भी हो रही है. मेरे एंड से भी काफी हद तक मेरा भी अभी सर दर्द में काफी दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था. अगेन पाम ऑयल इज यूज इन पाकिस्तान, लेकिन ये थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. खैर, मीट एंड पोल्ट्री रॉ मटेरियल्स, लाइव पोल्ट्री आपकी चिकन आएगी, बीफ एंड मटन, फ्रेश एंड फ्रोजन आ गया, ऑर्गेनिक एंड हलाल सर्टिफाइड मीट. तो ये मीट के अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री के अंदर ये सारी इसमें शामिल है. फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेशंस में फूड कलर्स एंड फ्लेवर्स ये आपकी शामिल है. स्टेबलाइजर्स एंड एमल्सिफायर्स ये शामिल है. प्रिजर्वेशंस आपकी जैम्स, सॉसेज एंड बेकरी आइटम्स के लिए प्रिजर्वेशंस होती हैं. इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है, वो भी साथ इसके अंदर शामिल होती है. पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर आपके प्लास्टिक फिल्म्स, लैमिनेट्स, कार्डबोर्ड एंड पेपर बोर्ड ये शामिल है. ग्लास जार्स एंड बॉटल्स एंड टिन कैंस ये वाली आपकी शामिल होती हैं. फिर उसके बाद आपकी जो प्रोसेसेस में थोड़ा सा चलते हैं, वैल्यू चेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले रॉ मटेरियल के अंदर आपके 3 इंग्रेडिएंट्स आपके आएंगे: व्हीट फ्लोर, शुगर, कोको, डेयरी, एडिबल ऑयल्स एंड एमल्सिफायर्स. सारे आप जो इंटरनेशनली भी या लोकल भी आप लेते हो, उसको फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं. इसके अंदर मिक्सिंग अगेन होती है, मोल्डिंग होती है, बेकिंग होती है, एक्सट्रूजन एक प्रोसेस होता है, फिर कोटिंग होती है, फिलिंग होती है. इसके बाद आपके ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस में जाती हैं. क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं तो जाहिर सी बात है क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. तो ये उसमें जाता है. फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन के अंदर आपके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपरमार्केट्स वगैरह में जाके अगेन ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी आती हैं. और एंड में आपके पास जो है कंजम्पशन के अंदर ये आपके सारी प्रोडक्ट्स भी होती हैं. फिर आगे जो है एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ
कंपनी जो एक्सपोर्ट की साइड पे भी जाती है, ठीक है। सेकंड चलते हैं जो प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स है, इसको लास्ट वीक के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर वगैरह आपकी सारी इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी सॉर्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, पल्पिंग होती है, कुकिंग होती है, पैस्चराइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये सारी आपकी प्रोसेस होते हैं। ऑटोमेटेड फिलिंग, सीलिंग और पैकेजिंग, ये सारी आपकी शेल्फ लाइफ में की जाती है कि आपने पैकेजिंग करनी है, उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। फिर अगेन इसके होलसेलर, सुपरमार्केट, रिटेलर्स को इसको भेजा जाता है और फिर कोल्ड स्टोरेज के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, हाउस होल्ड, होटल्स के अंदर ये सारी चीजों को अगेन सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर। बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर अगेन आप देखो आटा बहुत ज्यादा यूज होता है, यीस्ट आपकी यूज होती है, शुगर, मिल्क, एग्स, बटर, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी होती है आपकी यूज। और सोर्स फ्रॉम लोकल मिल्स, डेयरी फार्म्स, इंपोर्ट फॉर स्पेशलाइज्ड एडिटिव्स। तो आप ये समझो कि अगर आपकी दूध की कीमत बढ़ रही है, शुगर की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, तो इन कंपनीज की भी जाहिर सी बात है इनको की कीमतें उसी तरीके से एडजस्ट करनी है। लेकिन अगेन मार्जिन मेंटेन किया हुआ है, अगर मार्जिन ज्यादा होता जा रहा है फिर कुछ अरसे बाद ये इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपकी मार्जिन के ऊपर होनी चाहिए। डो प्रिपरेशन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में होती है, अगेन क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। फर्मेंटेशन होता है, बेकिंग होती है, फिर कूलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर अगेन हैंडमेड प्रोसेस इसका पूरा बनाया जाता है। रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, बेकरीज को ये अगेन प्रोवाइड किया जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल होता है, फिर घरों में यूज होता है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में इसके यूज की जाती है। डिमांड जो है वो अगेन ब्रेकफास्ट कंजप्शन के अंदर, कन्वीनियंस के अंदर, ये डाइटरी ट्रेंड्स जो आपके होते हैं उसकी बेस के ऊपर काफी हद तक बेकरी प्रोडक्ट्स इसको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ये काफी एक सेगमेंट हमारा आजकल चल भी रहा है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस। प्रेमा एक डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। यहाँ पे आजकल टॉम सीएल भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिग बर्ड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अल शहरी में भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी नजर आ रही है। तो पोल्ट्री अगेन, ये सारी पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्टिविटी आपको स्टॉक्स में नजर आई है। पोल्ट्री फार्म्स, कैटल एंड शीप फार्म्स फॉर फ्रेश मीट यहाँ पे यूज होता है। फीड, वैक्सीन, सप्लीमेंट्स फॉर लाइफ स्टॉक हेल्थ, तो जाहिर सी बात है जो आप स्लॉटर हाउस में भी यूज करते हैं, तो ये सारे एनिमल्स के लिए आपको फीड वगैरह चाहिए होती है, वो सारे आप प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में स्लॉटरिंग होती है, सबसे पहले बीट कटिंग होती है, डीबोनिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें नगेट, सॉसेजेस, पैटीज वगैरह आप सारे खाते हो। फ्रीजिंग होती है, पैकेजिंग होती है, हलाल सर्टिफिकेशन, अगेन इसका कंप्लायंस होता है, वो भी आपको अगेन करना पड़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स वगैरह सारे होते हैं। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अगेन उनको सप्लाई किया जाता है, फास्ट फूड चेन्स को सप्लाई किया जाता है, और फिर ये घरों में भी अगेन यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेक्टर्स में आ जाते हैं। 3 कंपनीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फेक्शनरी एंड स्नैक्स के अंदर। इस्माइल इंडस्ट्रीज एक बड़ी काफी बड़ी कंपनी है, ये कोकोमो बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। 125 तकरीबन बिलियन इसकी इस टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिचेल फ्रूट्स जो है वो सेकंड नंबर पे आपकी कंपनी आती है, 5.1 बिलियन इसकी कैपेसिटी मार्केट कैप है। बनीज लिमिटेड छोटी कंपनी है, 958 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। इसके अलावा मीट एंड पोल्ट्री के अंदर बिग बर्ड्स आता है आपका, सबसे बड़ी कंपनी है, 14.1 मिलियन। ऑर्गेनिक मीट 4.7 मिलियन एंड अल शहीद तकरीबन 2.8 मिलियन। सो ये की प्लेयर्स इस्माइल इंडस्ट्रीज में देख लेते हैं। इस्माइल इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पे देखें कुछ नेम्स आपको जो है जाने पहचाने लगेंगे। कैंडी लेन हो गया, बिस्कोनी के बिस्किट बहुत ज्यादा मशहूर है। स्नैक सिटी, सीरियल आपकी न्यूट्रिशन डिवीजन जो है इनका। गिजा फ्लोर मिल्स इनका है, इस्माइल रेसिन है, एस्ट्रो फिल्म्स, हटसन फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी कंपनीज जो है ये सारी बिलोंग करती है इस्माइल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। ये देखें कितना मजेदार किस्म का आपको सारे टीम ने मेरे कंपाइल किया, विच इज वेरी गुड, मुझे बड़ा खूबसूरत डिजाइनिंग इसकी लगी है। ये देखें सारी चिली मिली आपको नजर आ रही है, यहाँ पे नाउ के चॉकलेट्स आ रही है नजर, यम्स आ रहा है, अगेन सारी आपको यहाँ पे टॉफीज वगैरह जो नजर आ रही है ये सब कैंडी लैंड को बिलोंग करती है। फिर इसके बाद आपकी हमारा रोजा है, रमजान चल रहे हैं, रोजा है, आप इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। यार मेरे ख्याल से जब हमारा ये रिलीज होना है उस टाइम पे, तो जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे तो नजर आ रहा है, बट जब ये रिकॉर्ड होकर जाएगा तो वो रात का टाइम होगा, तो खैर देख सकते हैं लोग उस टाइम पे। खैर कोकोमो है यहाँ पे, राइट बिस्किट है, ये सारे आपको दिखाने भी तो मकसद है ना, ये सारी चीज बहुत ज्यादा लोगों को नजर आती है बेकरीज के अंदर, बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो ये किस कंपनी से बिलोंग करती है, सारी इस्माइल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, ठीक है। सो ये सारी आपकी चॉकलेट्स आ गई, कोकोमो भी आ गई। फिर उसके बाद ये बिस्किट्स, सॉरी स्नैक्स में अगर आप आ जाओ तो ये कर्लीज के नाम से काफी मशहूर है, आपके चिप्स वगैरह, पोटैटो चिप्स इसमें शामिल है, पीनट्स हैं, निम्को वगैरह, ये भी सारी इसमें शामिल है। फिर इसके बाद आपके सीरियल के अंदर भी इंडस्ट्रीज, इस्माइल इंडस्ट्रीज काम करते हैं,
तो गिजा नाम से इनकी फ्लोर मिल है। तो ये मैदा बनाते हैं, स्पेशल फाइन आटा बनाते हैं, इसके अंदर फोर्टिफाइड ये आटा भी बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, खालिस आटा होता है, प्रीमियम ब्रांड होता है, ये सारी इसकी यहाँ पे आपको नजर आ रही है कंपनीज, ठीक है। इसके बाद भी और भी इनका काम है, इस्माइल रेसन जो है ये भी एस्ट्रो फिल्म्स वगैरह ये जिम्मेदार है इनकी कंपनीज के अंदर बनाने के लिए। एस्ट्रो फिल्म्स क्या करती है, बाइक्सली ऑरेंटेड पॉलीप्रोपिलीन बनाती है, फिर कास्ट प्रोपिलाइन फिल्म्स होती हैं, ये आपकी यूज होती हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले भी केमिकल सेक्टर को थोड़ा सा पढ़ा था, तो वहां पे भी ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें अगेन इस्माइल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। हटसन फार्मास्यूटिकल्स भी इसका पार्ट है। अगेन पेन मैनेजमेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड हाइपरटेंशन के अंदर कुछ मेडिसिन हैं इनकी, एंटीबायोटिक्स के हैं इनकी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के अंदर है, डायबिटीज के अंदर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनकी मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है। फिर इसके बाद मिचेल फूड्स पे आ जाते हैं। मिचेल फूड्स बेवरेजेस बनाती है, स्क्वॉशेस काफी मशहूर हैं, बहुत ज्यादा रमजान में यूज किए जाते हैं। सिरप्स, जामे हाथ, रोजे लाइन जूस, कार्डियल रोज, फ्रूट ड्रिंक्स के अंदर मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। फिर इसके बाद आपके जैम्स वगैरह आगे, मार्मलेट्स, जेलीज, ये सारी आपकी ये भी शामिल है। फिर आपके मिचेल फूड्स के अंदर पिकल्स एंड चटनीज वगैरह आपकी काफी शामिल है। तो अगेन ये भी कंपनी बनाती है। कैचअप में काफी ज्यादा ये कंपनी इज इन्वॉल्व। वैसे नेशनल फूड इज वन कंपनी जिसके अंदर तकरीबन 59% जो है कैचअप की मार्केट शेयर जो है नेशनल फूड ने एक्वायर किया हुआ है। तो ये भी कुछ कंपनी मिचेल फूड बनाती है। इसके बाद रेडी टू कुक में आप देख सकते हो स्पिनच है, आपका गार्डन पीस है, चिकन पीस है, स्वीट कॉर्न है, टोमेटो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेडी टू ईट, सरसों का साग, करी पकौड़ा, हलीम। अगेन हमारा तो इस टाइम रोजा है, लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज रेडी टू मेक सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, गर्म करके आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद स्प्रेड माइनीज आ गई, विनेगर आ गया, चॉकलेट्स आ गई आपकी, शुगर कन्फेक्शनरी में बटर स्कॉच कैंडीज वगैरह आपकी आ गई, फ्रूट बॉर्न आ गया, मिल्क टॉफीज आ गई, इक्लेयर्स आ गई, ये सारी आपकी कंपनीज यहाँ पे शामिल है। बनीज के अंदर आपकी आ गई, तो ये ब्रेड बनाते हैं। फिर इसके बाद बन्स वगैरह जो है ये भी इनके काफी मशहूर है। ब्रेड क्रम्स के अंदर कोटिंग फॉर फ्राइड फूड, फिलर्स एंड रिसीव्स, ये सारी इनकी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद शवारमा ब्रेड्स आपकी ये लोग बनाते हैं, जो आप लोग शवारमा खाते हैं, तो ये सारा ब्रेड भी इनके एंड से बनता है। फिर रस्क इनका काफी ज्यादा मशहूर है, प्लेन रस्क, कार्डमन रस्क, ये सारे आपके यहाँ पे भी इनके काफी बनते हैं। फिर केक्स के अंदर आप देख सकते हो प्लेन केक्स, फ्रूट केक्स, कप केक्स वगैरह ये भी शामिल है इनके। बनीज में फिर निम्को भी आपकी आ जाती है, और इसके अलावा बाकर खानी, सॉर्टेड कुकीज, केक रस आप देख सकते हो। ओवरऑल काफी ज्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं। These are some of the products that they sell, और इसको आप काफी मशहूर आपको सुपरमार्केट्स वगैरह में नजर आती हैं। बिग बर्ड्स पे आ जाते हैं। बिग बर्ड्स अगेन प्रोसेस चिकन बनाती हैं, स्किनलेस होल चिकन है, स्किन ऑन होल चिकन होता है, ड्रम स्टिक, प्राइम बोटी कट, कढ़ाई कट, ये सारी आपकी कीमा वगैरह सारी चीजें बनाती हैं। फिर रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स इनकी बहुत ज्यादा है, जैसे केएनएन्स है, केएनएन्स जो है अगेन बिग बर्ड का ही है। तो चिकन क्लासिक नगेट्स, टेम्पोरा चिकन नगेट्स, स्पाइसी चिकन नगेट्स, ये सारे चिकन बर्गर पैटीज वगैरह ये सारी आपकी बनती हैं। फिर फुली कोटेड प्रोडक्ट्स है, चिकन एलोपिनो, स्पाइसी चिकन फिलेट, चिकन बारबेक्यू टिक्का, ये भी सारी आपकी इनकी फुली प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। फिर इसके अलावा टॉमसीएल में अगर आप आ जाओ, हीट ट्रीटेड मीट्स एंड कुक प्रोसेस मीट आपका बनता है, ये काफी हद तक इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन भी दिखाया हुआ है। बीफ मीट ये सबसे ज्यादा बनाते हैं, फिर उसके अंदर आपका पेट चूज जो है थोड़ा सा कम है, मटन मीट थोड़ा सा कम होता है। फिर इसके अलावा ऑफल है, पेट चूज, बीफ, सारा कुछ अवेलेबल है। कस्टमर्स क्लाइंटेल ज्यादातर एक्सपोर्ट ये करते हैं, तो ये सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, जो कि आपके सऊदी अरब के अंदर भी जाती हैं। कुछ कंपनीज हैं, कुछ आपकी दुबई, मिडल ईस्ट, यहाँ पे जो यूएई के अंदर आपकी आते हैं, अबू धाबी वाली साइड पे भी सारी कंपनीज अवेलेबल है, ठीक है। ये ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं 64% आपकी तकरीबन रेवेन्यू यूएई को जाता है, ठीक है। शहीर में चले गए तो ये भी अगेन आपकी एक्सपोर्ट करते हैं। रॉ मीट ये बनाते हैं, प्रोसेस फूड आइटम्स भी ये बनाते हैं। रिटेल ब्रांड्स के अंदर मीट वन के नाम से इनकी कंपनी है, और खास मीट के नाम से भी एक कंपनी है जो कि देरान, और ये भी अगेन मिडिल ईस्ट को यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ पे आप देखो कितना मजेदार किस्म का अगेन मेरी टीम ने काम किया हुआ है। सऊदी अरब के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रही है, ओमान में, यूएई में, कतर में बहुत ही जबरदस्त ये किस्म का ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर अगेन अब इस पे हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देख लेते हैं। प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है। पिछले एक फिस्कल ईयर 2022 से 2024 तक थोड़ा बहुत
प्रोडक्शन जो है थोड़ी बहुत नीचे रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट की थोड़ी बहुत मसले मसाइल आते रहे हैं। वो भी डजंट हैव टू बी के लॉन्ग टर्म बुरे थे, लेकिन थोड़े अरसे के लिए ये थोड़ा सा मसला मिसाइल भी चले थे, खासतौर पर अल शहीद का या टॉमसीएल का। लेकिन ओवरऑल अब काफी हद तक हालात बेहतर हैं। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारी ग्रो कर रही है, जब पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है ये सेक्टर भी थोड़ा बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो ये दिस इज वन सेक्टर, वन थिंग जो दिस हैव टू यू हैव टू लुक एट। फिर इसके बाद मार्जिन्स अगेन जो हम ऑलरेडी काफी डिस्कस करते रहे हैं, जो हमारा इस टाइम पे फिस्कल ईयर 2025 का मार्जिन चल रहे हैं सबके तकरीबन काफी बेहतर है। 22.6% आपका ग्रॉस मार्जिन चल रहा है। नेट मार्जिन थोड़े बहुत डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इस टाइम आपके जो इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, तो लोन्स वगैरह भी काफी हद तक कंपनीज दे रही है। ठीक है, कॉस्ट ब्रेकडाउन अगर आप देखो तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तकरीबन 72% यहाँ पे चल रहा है। बहुत ज्यादा ग्रॉस मार्जिन कुछ अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा मार्जिन रख के ही आगे चलते हैं। लेकिन आगे जो कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ब्रांडिंग की, और टीवी पे एड्स वगैरह की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा आप ब्रांडिंग करोगे जाहिर सी बात है उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सो ये फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर कुछ जो कॉन्डिमेंट सेक्टर है उसके थोड़े से यहाँ पे मार्जिन नजर आ रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं मार्केट डायनामिक्स के अंदर। हमने ऑलरेडी जैसे लास्ट वीक के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपकी इनकम ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपकी मिडिल क्लास की स्पेंडिंग ज्यादा होती है। मिडिल क्लास की स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा इसमें मैटर करती है। ई कॉमर्स एंड रिटेल का ट्रेंड जिस तरह ज्यादा चलेगा, जैसे रमजान है तो ज्यादा इनकी सेल वगैरह भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कमोडिटी प्राइस की वॉलेटिलिटी ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो फ्लक्चुएशंस इन व्हीट, शुगर वगैरह ये थोड़ा सा अगर ज्यादा है आपका, तो फिर अगर वो ज्यादा प्राइसेस बढ़ी तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी साथ इसी के ऊपर मैटर करता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है कि अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्लेवर्स, पैकेजिंग वगैरह के अंदर अगर आपकी चीज प्रोडक्ट यूज हो रही है, तो अगेन वो चीज अगर ऊपर नीचे होती है या डॉलर पीकेआर आपका बढ़ता है, फिर वो ज्यादा मैटर करेगा। एग्रीकल्चर यील्ड एंड सीजनैलिटी ये डिपेंड करता है कि लोकल क्रॉप कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अगेन आटा कितना बना है, रेट क्या डिसाइड हुआ है, चावल, गंदम, जो भी आपकी चीज यूज हो रही है, तो वो अगर प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है तो अगेन इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री सोर्सिंग, जहां से भी आप कर रहे हो, डिजीज आउटब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एनिमल्स के अंदर डिजीजेस वगैरह आ गई तो इनकी अगेन कॉस्ट बढ़ेगी। मेडिकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग कॉस्ट अगर ज्यादा बढ़ रही है वो भी अगेन इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगी। कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये थोड़ा सा देखते जाएं कि हर कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोई मॉडर्न अभी क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि मेजरली क्या हो रहा है कि जैसे हम सीमेंट कंपनीज को डिस्कस कर रहे थे पिछले वीक्स के अंदर, तो प्लांट एफिशिएंसी के लिए सोलर प्लांट्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लोग। सोलर के लिए क्या हो रहा है कि अपनी जो है कॉस्ट कम होती है उससे। ठीक है, मशीनरी काफी कंपनीज इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज आज भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स होंगे, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वहां पे भी आप देखो कि ये सारे काम जितने ज्यादा बेहतर होंगे, फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी एंड फ्यूल कॉस्ट, वेस्ट रिडक्शन, ये जितना होगा उतना आपकी कंपनी बेहतर होगी। ठीक है, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल प्लेयर्स, अगेन ये भी थोड़ा सा मैटर करता है कि जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो कंपटीशन में है। अगर कंपटीशन होगा तो अगेन प्राइस कंपटीशन जिसका बेहतर होगा वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। प्रोडक्ट इनोवेशन अगेन रिक्वायर्ड है। जितना R&D आप करोगे, जितना बेहतर आपके ट्रेंड्स होंगे, उतना ही बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजी कितनी बेहतर है, ये भी अगेन बहुत ही मैटर करता है। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क जो है, हलाल सर्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, एक्सपोर्ट मार्केट की रेगुलेशन, जीसीसी मिडिल ईस्ट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उनकी रेगुलेशन वगैरह कैसी है, ये सारी आपकी यहाँ पे इसमें देखी जाती है। टैक्सेशन ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटीज जो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो वो कितनी है, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन, ये सारी भी आपकी इसमें शामिल है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट पोटेंशियल कितना है, मिडिल ईस्ट में आजकल आपको ऑर्डर कितने आ रहे हैं और वहां भी हालात बेहतर जा रहे हैं कि नहीं, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी का इम्पैक्ट कितना है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। ट्रेड एग्रीमेंट्स, बैरियर्स, जैसे अभी टैरिफ्स वगैरह लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का शुक्र है नहीं लग रहे। चाइना के ऊपर अगर लग रहे हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत ऑर्डर पाकिस्तान की तरफ भी डाइवर्ट हल्की फुल्की कुछ कंपनीज का हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कितना बेहतरीन है और वो ग्रोथ पोटेंशियल कितना रखता है। तो अगेन ये सारी चीजें जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो ये पूरा सेक्टर था और काफी ज्यादा अगेन इसमें हमने टाइम लगा इस पे, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीजें यहाँ पे हमने कवर कर ली है। जी, बैक टू यू फराज भाई, आप थोड़ा सा कमाल, टॉपिक। मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल शहीर के बारे में है। ठीक है, अल शहीर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई फंडामेंटली, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाई एज कम्पेयर टू टॉम सीएल? अगर हम दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करें
कहाँ पे फ़र्क है कि अल शहीर इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं ऑपरेशनल है भी या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उसका। और एक जगह पे टॉम सीएल है जिसने अभी राइट्स दिए हैं और उसके बाद वो दोबारा से परफॉर्म करना शुरू हो गया और हमें उसकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है। डिफरेंट रीजन्स में जाके उनकी लाइसेंसिंग हो रही है, यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो टॉम सीएल की जिस तरीके से ग्रोथ हुई है, अल शहीर क्यों नहीं कर पाया और अल शहीर क्यों लॉस में है? अच्छा, अल शहीर को मैंने रिसेंटली तो नहीं देखा, लेकिन इसका जहां तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो ऑलरेडी इसमें थोड़े से मसले आ रहे थे मिडिल ईस्ट की तरफ से। इनको ऑर्डर्स पेंडिंग थे या कोई रेगुलेटरी मामला चल रहा था जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा इशू आया था, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे, सेल्स थोड़ी सी मुतासिर हुई थी, तो ये वजह थी। वैसे तो सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर मैंने अपने एंड पे इसको थोड़ा सा खोल के देख भी लिया, तकरीबन सेल तो इनकी 1% इंक्रीज हुई है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉस्ट वाइज जो है ना इनको ज्यादा पड़ रहा है, और इस टाइम इनकी अर्निंग्स भी काफी डिक्लाइन हुई है, काफी नीचे पड़ रही नीचे है। ऑलमोस्ट ग्रॉस मार्जिन इनका 5% है, विच इज अ लिटिल बिट टू लेस। तो यहाँ पे एक इशू इनको आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ कि वहां से कोई मिडिल ईस्ट से इशू हो। तो इसको थोड़ा डिटेल में सही है। मैं डिस्कस देख के मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर इसको थोड़ा सा अपडेट कर सकता ठीक हो गया हमार। अब ये जो हमने आज जितनी कंपनी डिस्कस की जिसमें बिग बर्ड भी था, टॉम सीएल भी है, अल शहीर भी है, स्माइल इंडस्ट्रीज भी है और जो 2-3 कंपनीज आपने बनीज की बताई, इनमें से अगर पोर्टफोलियो में कोई अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाह रहा है तो कौन सी कंपनीज अच्छी हैं? मेरी नज़र में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, एक टॉम सीएल होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, एक आपकी स्माइल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, एक टॉम सीएल है, दिस इज वेरी गुड कंपनी। बिग बर्ड बहुत अच्छी कंपनी जा रही है, इसको भी आप रख सकते हो। और स्माइल इंडस्ट्रीज बिल्कुल आपने सही कहा। स्माइल इंडस्ट्रीज का इशू थोड़ा सा ये है कि फ्री फ्लोट थोड़े से कम है, लेकिन ये पिछले बिल्कुल। साल के अंदर एक मेरी टॉप पिक भी थी, जो स्टूडेंट्स थे, मतलब ये 2025 की बात नहीं कर रहा, 2024 के अंदर इसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है। ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, बैक एंड से पार्टी भी स्ट्रांग है, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी कंपनी है, तो काफी हद तक इनके हालात काफी अच्छे लगता है। चलें, जबरदस्त। अमार, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, अटक रिफाइनरी ये हमारी पहले भी पिक थी, स्टिल अभी भी है। और ये समझें ये कॉल रिपीट ही हो रही है, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये नीचे जब आता है इसको एक्यूमुलेट करें, और 635.8 के ऊपर बाय कॉल थी और 578 के ऊपर कि इन दो लेवल्स पर आए तो इसको जमा करें। आई होप जिन लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर बाय किया होगा, राइट नाउ 610 की इनकी एवरेज आ रही होगी, या अगर यहाँ कहीं पे किसी ने भी एंट्री ली होगी तो राइट नाउ अभी हम अपनी बाइंग से ऊपर हैं। अभी भी जो लोग इसमें पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हैं स्टिल करें। ये बहुत अच्छे 38% की रिट्रेसमेंट होने के बाद अब ये नेक्स्ट लेग तरफ जा रहा है। और ये जो इसका ये जो इसका ये पॉइंट है हाई से, उसको जाके इजीली टेस्ट कर सकता है और मोस्ट लाइकली इसको ब्रेक करके ये सर्टेन लेवल तक ऊपर जा सकता है। AB = CD, खैर वो दूर की बात है अभी। फिलहाल अगर ये कहीं आपको इन्हीं लेवल्स पे दोबारा मिलता है तो बाय करना चाहिए। इसका टारगेट सिंपल 770s का होना चाहिए। हमारा अटक रिफाइनरी कैश एंड रिच कंपनी, और इसके फंडामेंटल्स आपने पहले भी डिस्कस किए हैं, दोबारा से एक दफ़ा हाईलाइट कर दें। अच्छा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तकरीबन इनके पास काफी कैश पड़ा हुआ था, एग्जैक्टली मुझे नंबर अब भूल रहा है, लेकिन हमने इसको कहा था कि ओवरऑल आई थिंक 700 तकरीबन 720 रुपए कैश पड़ी है पर शेयर के हिसाब से इनके बैंक। 720 रुपए तकरीबन इनकी कैश पर शेयर इनके पास अवेलेबल है, विच इज अगेन वेरी गुड। ओवरऑल रेवेन्यू जो है इसका पिछले साल की निस्बत, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखा जाए, ईयर ऑन ईयर का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, उस पर रेवेन्यू इसका डिक्रीज हुआ है 10%। अर्निंग्स पर शेयर तकरीबन इसकी डाउन हुई है 25%। और 6 मंथ्स में अगर देखा जाए तो तकरीबन 60% का इसका सेल्स वगैरह नीचे गई है। और इसकी रीजन अगेन हायर कॉस्ट ऑफ सेल्स है। एक तो नंबर 1 ऑयल का रेट भी नीचे आ रहा है, दूसरी बात हमने
बहुत डिटेल में की थी कि जो हम इनका जो जीआरएम होता है, जिसको देखने का टेक्निक होती है, वो अगर उसमें लॉसेज आ जाए तो फिर अगेन ये कुछ सेक्टर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये पूरे सेक्टर भी मुतासर थोड़ा बहुत हुआ है और यही वजह थी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। दूसरी बात ये कि इन्होंने लेटेस्ट जो काफी हमने इसको डिस्कस भी किया था कि एक पॉलिसी आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से रिफाइनरी के ऊपर, वो अभी तक पेंडिंग है और इस कंपनी ने अगेन जो अपनी पोस्टपोन कर दिया है अपनी साइनिंग रिफाइनरी एक्सपेंशन अपग्रेड प्रोजेक्ट के अंदर। जो इन्होंने जो रिफाइनरी जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने कहा था कि हम इस पॉलिसी को में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज इससे इसलिए हट रही थी क्योंकि सेल्स टैक्स का इशू चल रहा था, वो अभी तक चल रहा है। तो ये अब आगे जाके देखते हैं वो क्या सिनेरियो रहेगा। अच्छा मार, मेरा एक और सवाल है आपसे। टेक्निकल्स के ऊपर तो ठीक है, हमें नज़र आ रहा है रिट्रेस हुआ एंड देन ये एक नेक्स्ट रैली इंशाल्लाह बना सकता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें इसके पास 720 रुपए कैश पर शेयर के हिसाब से बैंक अकाउंट में पड़ी है, तो मार्केट में ये 650 का क्यों है? इसकी तो वैल्यू तो बहुत ऊपर नहीं बनती फिर? जी, वैल्यू इसकी ऊपर बनती है, लेकिन अगेन वो बिजनेस वाइज जो है ना, क्योंकि पूरा रिफाइनरी सेक्टर इसी चीज पर चलता है कि आपकी इन्वेंट्री लॉसेज आ रहे हैं या इन्वेंट्री आपकी गेन्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखो हिस्ट्री भी, अगर आप मंथ वाइज भी देखेंगे, बहुत तेजी से नीचे आती है कंपनी से, बहुत तेजी से ऊपर भी चली जाती है। तो यही रीजन है कि इस वक्त जो है ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको पीछे नजर भी आई। परफॉर्मेंस जब हमने इसकी बाय कॉल भी दी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, लेकिन अगेन रिजल्ट थोड़ा सा खराब है, उसकी वजह से नीचे भी आ गया। ऑलरेडी कैश रिच है, मुझे पूरी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी कंपनी यही लगती है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई जेन में रखना भी चाहता है कि भाई देखो कैश पड़ा हुआ है उसके पास, तो अगर कैश है तो आगे इसको जब भी इसको ने यूज करना है, अपग्रेडेशन के लिए यूज करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो आगे रिफ्लेक्ट तो होगा ना इसकी शेयर के प्राइस के ऊपर। हुँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड पिक पर आते हैं और द नेक्स्ट वन इज़ केएसबी पंप्स और इसका जो है लास्ट ईयर का जो हाई था 2024 का, वो 155 था। उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है ये इस टाइम और करंट प्राइस पे आई थिंक इसको बाय करना चाहिए। और अभी रिसेंटली इसने एक ट्रायंगल को ब्रेक किया है ऐसे करके और मोस्ट लाइकली अब ये रैली करता हुआ नज़र आएगा। स्टॉप लॉस अगर रखना चाह रहे हैं 135 तो बहुत दूर हो जाएगा। ये वाला हाई लो इज अ गुड स्टॉप लॉस। 144 के स्टॉप लॉस से हम करंट प्राइस पे बाय करके सो फर्स्ट टारगेट इसका 171 का रख सकते हैं एंड देन 185 का रख सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए ये स्टिल हाई राइज एंड हाई लोज बना रहा था एंड देन एक ट्रायंगल कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद अब ब्रेकआउट लगा एंड देन लग रहा है कि ये रैली करता हुआ नजर आए। हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर ये कैसी कंपनी है केएसबी पंप्स और गोइंग फॉरवर्ड कोई ग्रोथ है इसमें? अच्छा, केएसबी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू तो वैसे इसका डिक्लाइन हुआ है 5% ईयर ऑन ईयर, और अगर इसका मार्जिन देखा जाए तो तकरीबन 21% का इसका मार्जिन चल रहा है। पिछले साल की निस्बत इसके मार्जिन इंक्रीज हुए हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी सी नीचे आई है। अर्निंग्स इसकी अभी भी नेगेटिव है, सो अर्निंग्स पर शेयर इसकी नेगेटिव है। कंपनी वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा पंप्स एंड वॉल्व्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं जर्मनी को, सऊदी अरेबिया को और यूएसए को। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने 72.5% का राइट शेयर इश्यूज किए थे पिछले दिनों के अंदर। इनके ऊपर कर्जा ज्यादा है, डेब्ट वगैरह का सिनेरियो ज्यादा है, जिसको सॉल्व करने के लिए और थोड़ा सा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने राइट इश्यूज किए थे। कैश फ्लो ये अब पॉजिटिव आए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर, वो भी एक थोड़ा सा हेल्दी साइन है। और ओवरऑल 850 किलोवाट का सोलर प्लांट इन्होंने कैपेसिटी इंस्टॉल की रिसेंटली। उसके अलावा ऑर्डर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑर्डर इनटेक जो है तकरीबन 20% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया। रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं किया, लेकिन ऑर्डर इनटेक इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर ऑर्डर इसके थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। सेल्स ये खुद कह रही है कंपनी का, एक्सपेक्टेड है कि हमारा डबल हो जाएंगी बाय 2028, क्योंकि ऑलरेडी जो ये काम कर रही थी पहले 70% को जो ऑर्डर होता था वो गवर्नमेंट की तरफ से आता था, अब 70 से रिड्यूस होकर तकरीबन 50% पे आ गया। K4 प्रोजेक्ट इट्स अ मेन प्रोजेक्ट जिसमें क्रिस्टन स्टील भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है, तो ये इनके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। दूसरा, रेकोडिक के अंदर भी जो मटेरियल यूज होने हैं या जो काम होना है, उससे भी इस कंपनी को फायदा होने वाला है। तो ये दो तीन इसमें बहुत इनिशिएटिव्स हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। फंडामेंटली अभी बहुत स्ट्रांग नहीं चल रहा, अर्निंग्स थोड़ी सी डिक्लाइनिंग साइड पे है, लेकिन जो ऑर्डर इनटेक है और आगे थोड़ा सा फ्यूचर लग रहा है, तो आने वाले वक्त के अंदर तो शायद बेहतर रह सकता है और शायद यही वजह होगी ये इतना ऊपर ट्रेड भी कर रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रही होती है कि इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इसकी प्राइस बढ़ सकती है। बिल्कुल सही है मार्क। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पिक है गरीबवाल सीमेंट, लास्ट टाइम भी हमने हाईलाइट किया था, लेकिन उस टाइम इस पे मैं कंडीशनल बाइंग लगा के बैठा हुआ था कि अगर तो ये 47 को ब्रेक करे तो फिर मैं बाय करूंगा। राइट नाउ मैं इसको बाय स्टॉप पे नहीं जाऊंगा, बल्कि हमने सैयद फराज इक्विटीज में इसकी कॉल दे भी दी और ये वहां से परफॉर्म भी कर रहा है। ये कहीं नीचे मिले, लेट्स से 42 43 41 के ऊपर, यहाँ बाय करें, स्टॉप लॉस 37 का रखें, फर्स्ट टारगेट 47 एंड देन सेकंड टारगेट 52 या 53 का रखा जा सकता है। सो इसने अभी अपना डिसेंडिंग पैरेलल चैनल जो बना हुआ था वो ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। तो लग ऐसे रहा है कि ये परफॉर्म करेगा जिस तरीके से ओवरऑल सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। सो ये लैग कर रहा था यहाँ पे चार्ट के ऊपर, और अब इसने सस्टेन करना शुरू किया है। सो चार्ट्स के ऊपर तो अभी ये बेहतर लग रहा है। अमार गरीब वाल सीमेंट एज कम्पेयर टू बाकी सीमेंट सेक्टर, स्टिल इसकी प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ी जैसे बाकी सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। इसकी क्या रीज़न है? गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है आपको कंपनी में ग्रोथ है? अच्छा, ये छोटी कंपनी है गरीबवाल सीमेंट, और जैसे बाकी सेक्टर्स बाकी कंपनीज ने परफॉर्म किया, इसके थोड़े से मार्जिन्स निस्बतन कम थे। इसकी थोड़ी सी अर्निंग्स डिक्लाइन हुई थी पिछले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल अब जो है, अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो काफी हद तक इसकी अर्निंग्स ने इंक्रीज भी किया है। उसके अलावा 12 मेगावाट का इन्होंने सोलर प्लांट लगाया, जिसकी वजह से अब इनके मार्जिन्स थोड़े से ग्रो किए। पहले इसके निस्बतन कम थे, अब तकरीबन 21% तक इनके ग्रॉस मार्जिन आ गए। बाकी कंपनीज जो हैं उनके तकरीबन 32-33% पे भी ग्रॉस मार्जिन चले, जिसमें कोहाट आ गया आपका, फौजी सीमेंट वगैरह भी कंपनीज आ गई। एक साल की निस्बत देखा जाए, तकरीबन अर्निंग्स इनकी डबल हो चुकी हैं। रेवेन्यू तकरीबन 3% ही बढ़ा है, और अगेन अर्निंग्स डबल होने की रीजन क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, आपकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी कम हुई है, और हाफ ईयर के निस्बत देखा जाए तकरीबन 10% के इसमें इंक्रीज नजर आया। एक यहाँ पे हमने लास्ट वीक में अंदर भी डिस्कस किया था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये बीएमआर के अंदर आप बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग कूलर्स जो इनके हैं उसको चेंज करके एडवांस कूलर्स लेके आ रहे हैं, जिससे इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तकरीबन ये 7500 टन जो है तकरीबन ये बना पाएंगे। अभी तकरीबन 6700 टन ये बनाते हैं, तो ओवरऑल इसमें भी थोड़ा सा इजाफा इनका नजर आएगा। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा हमारे फिर इसके बाद है, अभी आपने डिस्कस की कंपनी बिग बर्ड, और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पे दो लोअर लोज के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बनी है प्राइस एक्शन पे। लोअर हाई इसने डिफाइन किया हुआ है 55 का, ये कंडीशनल बाइंग है। एक रेजिस्टेंस, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की शक्ल है, एक लोअर हाई की शक्ल है, ये कन्फ्लुएंस पॉइंट बनाता है 55 से 56 का। ये ब्रेकआउट हो तो फिर बाय करें, एंड देन स्टॉप लॉस आपका 44 के करीब का बनता है, फर्स्ट टारगेट 66 67 एंड देन 73 74, एंड मुझे लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाइस को भी जाके आगे टेस्ट कर सकता है। द कंडीशन इज कि ये ब्रेक हो। इन केस अगर ब्रेक नहीं होता और यहाँ कहीं नीचे मिलता है तो 48 इज अ लेवल टू बाय, 48 पे बाय करें, देन स्टॉप लॉस 43 या 44 का रखा जा सकता है। सो अगर नीचे भी मिलता है, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे करें। ये डबल बॉटम की शक्ल बन रही है यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ। सो एक अच्छा टेक्निकल सेटअप है, और ये वही प्राइस थी जहाँ पे जब ये मार्केट में ट्रेड होने के लिए आया था 45 46 के ऊपर ओपन हुआ, और वहीं पे इसने दोबारा कंसोलिडेट किया। सो ये अगेन अच्छा साइन है। सो होपफुली कंडीशनल बाइंग है, जब ये ब्रेकआउट लगे उस टाइम बाय करें, या नीचे 48 पे मिले तो वहां पे अटेम्प्ट की जा सकती है। हमारा अभी बिग बर्ड के ऊपर आपने बात भी की, और ब्रीफ सी दोबारा से बता दें कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल रेवेन्यू वाइज देखा जाए 25% का इसका इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत। अर्निंग्स में भी इसमें 25% का ही इंक्रीज नजर आ रहा है। हाफ ईयर तकरीबन अगर देखा जाए तकरीबन सेम रिजल्ट है। इनका जो मेजर कंसर्न मुझे जो लगा था, जो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, वो इनके जो मेन कस्टमर्स है मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है। तो ये जो आपके पिछले 1-2 सालों से पैलेस्टाइन के साथ जो आपका सिनेरियो चला था, तो उसमें सेल्स थोड़ी बहुत मुतासिर हुई थी। तो यही चीज इन्होंने भी जेन में रखा था कि ओवरऑल हमें कस्टमर बेस सिर्फ मैकडोनल्ड्स या केएफसी तक नहीं रखनी चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना चाहिए, थोड़ी सी मजीद चीजों को ऐड करें, थोड़े से क्लाइंटेज बढ़ाएं। तो ये एक काम इन्होंने किया था, जिसकी वजह से अब जो है ये थोड़ा सा अपना रॉ फिश फिलेट्स के अंदर आए हैं। रॉ फिंगर फिश इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर एक न्यू एथनिक प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि तकरीबन
500 मिलियन रुपीस की ईयरली इनका जनरेशन कर सकती है। सो ये एक चीज है। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट करते हैं ये कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट की तरफ भी ये लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो दिस इज वन गुड कंपनी में हम प्रोडक्ट्स इसकी यूज भी करते हैं, आम काफी ज्यादा पॉपुलेशन इसको यूज करती है। सो जो अच्छी प्रोडक्ट होती है, जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, वो आपको उसको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छी रह सकती है अगर ये थोड़े से क्लाइंटेज थोड़े से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छी क्लाइंटेज रख लें और उसमें सेल ऑलरेडी इजाफा हो रहा है, तो मुझे लगता है अच्छी रहेगी। ओके, ग्रेट अमार। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक है वो नेशनल फूड्स की है। आप लोगों को अगर याद हो, ये हमने एक दफ़ा पहले 173 पे राइड कराया था। हमारा जो टारगेट था वो 205 का था, वो हिट हुआ था, और उसके बाद अब दोबारा से ये अपने हाइस को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, रिट्रेस हुआ। इस टाइम जो इसने रैली शुरू की वो 170 से लेके 220 तक गया, उसके बाद 199 तक आया। सो फिफ्थ की रिट्रेसमेंट इस लेग के ऊपर पूरी हो चुकी है। आई थिंक यहाँ से अब इसको कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर कोई बाय करना चाह रहा है करंट प्राइस पे, यहाँ पे अटेम्प्ट करें 200 के करीब, 198 के करीब एसएल आप रखते हैं, 188 186 का रख दें, ज़्यादा बेहतर होगा। एंड देन एक्सपेक्ट करें कि ये जितनी इसकी ये लेग बनी हुई है 50 रुपीज़ की, 170 से 220, तो एक्सपेक्ट करें कि 190 से ये इतनी ही लेग आगे ए बी इक्वल्स टू सी डी के ऊपर बनाएं, जो इसके फिर नेक्स्ट टारगेट 246 250 के करीब के बनते हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से अपने हाइस को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज़ अ गुड साइन, और यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है। सो लग ऐसे रहे कि अपनी इस ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। हमारे नेशनल फूड्स में अभी ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से 170 से 220 तक चला गया और अभी रिट्रेस करके 203 पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, पिछले साल के अंदर एक इसकी सब्सिडी थी दुबई के अंदर, इन्होंने उसको क्लोज किया था, और हो सकता है कि उसका भी थोड़ा बहुत इनका इम्पैक्ट आया था ऑन अर्निंग्स। लेकिन इसमें काफी ज्यादा इंसाइडर बाइंग चलती रही है। एटीसी होल्डिंग जो है तकरीबन जो मेजर इनकी कंपनी है, उसने काफी ज्यादा बाइंग की है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा कंपनी इस पे बाय कर रही थी। फैसलाबाद में इन्होंने एक फैसिलिटी को लॉन्च किया जिसके अंदर तकरीबन 6000 टन पर मंथ ये मजीद और कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। रेवेन्यू वाइज इंक्रीज देखा जाए तकरीबन 20% इनका इंक्रीज था, लेकिन जो अर्निंग्स पर शेयर थी पिछले साल की निस्बत, वो तकरीबन 40% डिक्लाइन हुई थी। अच्छा, ये जो था वो उनका जो कोर बिजनेस है, जो वहां से थोड़ा सा इनको डिक्लाइन नजर आया था। लेकिन अब जो मेजरली उसका इम्पैक्ट जो था पिछले एक आध साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, वो खत्म हुआ है। अगर पिछले 6 महीने के अंदर देखा जाए तो वही जो प्रॉफिट गिरा हुआ था वो तकरीबन 3x मजीद बढ़ा है, और अदर इनकम से भी इनको पैसे आए, और थोड़ा सा बिजनेस के अंदर रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर देखा जाए तो इनकी जो अर्निंग्स है तकरीबन 4.5x, यानी कि 4.5 गुना मजीद बढ़ी है। तो ये जो एक शॉर्टफॉल बीच में आया था उससे दोबारा से अर्निंग्स इनकी ग्रो की है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक रिजल्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है। हमारा लास्ट वीक में हम सर्कुलर डेथ के ऊपर बात कर रहे थे। अब मेरी एक कॉल गई हुई थी सेहत फराज इक्विटीज में पीएसओ के हवाले से। हमने 385 पे एंट्री ली, परसों की बात है। 407 तक इसका हाई लगा, बड़ी अच्छी ट्रेड चल रही थी। स्टिल पीएसओ में पोटेंशियल है, और पीएसओ जो है वो इजीली 448 450 60 को जाके टेस्ट कर सकता है। ये कोई कॉल नहीं है, यहाँ पे एक वो थी कि स्टिल इसमें ट्रेंड बना हुआ है, सुई नॉर्थ में ट्रेंड बना हुआ है, तो इनको भी देखा जा सकता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हमारा अब मेरे ख्याल में हमारी हो गई हैं टॉप पिक्स इस हफ्ते की, और आगे चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। अच्छा, डॉलर इंडेक्स ग्लोबल के ऊपर मार्केट बात। में जाने से पहले एक काफी लोगों का क्वेश्चन था कि आप सरमाया पे कैसे देखते हैं इन कंपनीज को, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि सरमाया पे बिल्कुल। आप जाके इन नंबर्स को कैसे देख सकते हैं। तो पहले तो आप जब भी आओगे यहाँ पे सरमाया पे, आप जब आते हैं तो यहाँ पे आपके सर्च में यू कैन राइट द कंपनी। जैसे यहाँ पे अगर मैंने गरीबवाल लिखा हुआ है तो GWLC आप लिखें, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये कंपनी का पेज खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये काफी मजेदार यहाँ पे डिजाइनिंग हुई हुई है, आप देख सकते हो। ये प्राइस आपके नजर आ रही है, 1 मंथ की है, फिर आपकी 5 ईयर की भी यहाँ पे आ रही है। 1 ईयर के हिसाब से बड़ा बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस की तकरीबन, वो भी आपका नजर आ रहा है। फिर आप इसको इंडेक्स वर्सेस कंपनी इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया, आप उसको थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। SIP जो है ये भी बड़ा जबरदस्त एक टूल हमने बनाया है कि अगर आप जनवरी 2002 से अगर इसमें आप SIP करते हुए, यानी कि हर महीने आप थोड़े थोड़े से पैसे डालते रहो, तो आपका ये प्राइस कितनी इंक्रीज करे। तो यहाँ पे ओवरऑल डिविडेंड वाइज भी आप देख सकते हो ठीक ठाक इसमें इजाफा नजर आ रहा है। अच्छा, जो मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स थोड़े से देखता हूँ, मैं यहाँ से भी देखता हूँ इसके
एक तो मेजर यहाँ से मुझे नजर आ जाते हैं, लेकिन दूसरा जो है जरा डिटेल में जाना होता है तो मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट वहां से डाउनलोड करता हूँ। सेल्स में आप देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर क्या सेल चल रही है, पिछले साल के अंदर कितनी सेल चल रही है, मार्जिन यहाँ से देख सकते हैं आप, नेट मार्जिन, अर्निंग्स कितनी चल रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस अर्निंग्स, ये सारा मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ। दूसरा जो मेजर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ से मैं ये डाउनलोड का अवेलेबल लिंक होता है, ये सारा मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके अलावा जो जितनी भी कंपनी अनाउंसमेंट्स होती है, जो मेजर आपको मैं चीजें बता रहा होता हूँ, कि जैसे आज के दिन भी मैंने बिग बर्ड का बताया कि वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये काम जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ पे आ रही होती हैं, यहाँ पे आ रही होती है। सो आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट आ रही है, फिर नोटिस, बोर्ड मीटिंग, जो भी उन्होंने करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो रही होती हैं। मैं इधर से ही डाउनलोड करता हूँ और इधर से ही मैं चेक करता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ये देखें मेजर, ये बहुत काम वाली चीज है। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी जो है वो क्या बता रही है अपने आगे फ्यूचर प्लान्स को, तो आप इसको भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले गेटिंग बैक टू फराज भाई, आपके इंटरनेशनल मार्केट्स। अमार, आज आज आपने सारी राज की बातें खोल दी हैं कि आप ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं हमारे लिए कहाँ से लाते हैं। बिल्कुल, एनीवन कैन यूज दिस एज वेल। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स के ऊपर लास्ट टाइम ये सपोर्ट लेवल मैंने मेंशन की थी और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, उस सपोर्ट पे आके ये सस्टेन कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मुझे एक बाउंस होता हुआ नजर आता है, वो यहाँ से आए या थोड़ा नीचे से आए। जैसे फर्ज करें एक सिनेरियो यूं बनाते हैं कि ये एक लोअर लो है, एक और लोअर लो यहाँ पे बने और इधर आरएसआई के ऊपर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाए और फिर उसके बाद यहाँ से या यहाँ से एक इसमें अच्छा बाउंस दोबारा आना नजर आए। सो राइट नाउ एक लोअर हाई ड्यू है, लोअर लोज बने हुए, लोअर हाई ड्यू है, या एक और सर्टेन लोअर लो बनता है तो अगेन लोअर हाई ड्यू है। सो डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक डेड कैट बाउंस है एक्सपेक्टेड। सो आगे एफओएमसी है, देखें या सपोर्ट के ऊपर या नए लोअर लो के ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट करके एक बाउंस इसके ऊपर आ सकता है। अमा डॉलर के ऊपर जो अभी सीपीआई डेटा आया और आगे जो एफओएमसी है, किस तरफ यूएस डॉलर जाता हुआ लग रहा है फंडामेंटली? अच्छा, ऑलरेडी इसमें हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, सीपीआई का डाटा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि जो मेरी अमार कॉल्स थी, मैंने इसको खास तौर पे वेडनेसडे का दिन एक बताया हुआ था सारे स्टूडेंट्स को कि ये वाला एक टाइम होगा जहां पे आपको पता लग सकता है कि आगे आने वाले 2-3 दिन या अगला वीक जो है कैसा जाएगा। उसमें मैंने गोल्ड को बाय करवाया हुआ था उस टाइम पे भी, और डॉलर को मैंने कहा हुआ था कि डॉलर, अगर आपको याद होगा लास्ट वीक में अंदर मैंने कहा था कि जी जी, ये मार्च के अंदर गोल्ड ऊपर जाता है। सो वो भी गया था, एग्जैक्टली लेकिन exactly. डॉलर और इंडेक्स जो आपने है, आपने डेट लेके कहा था कि 15 मार्च के बाद गोल्ड जो है परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो डॉलर का बेसिकली हमने सिनेरियो ये कहा था कि अगर सीपीआई का डाटा अगर इंक्रीज हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ये भी मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये नीचे आएगा, और वो नीचे ही आया, तो उससे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी बेरिशनेस नजर आई, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेरिशनेस है। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है बेसिकली जो एफओएमसी पहले प्रोजेक्शंस क्या हो रही हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट को शायद ये डिक्लाइन ना करें। इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करना बनता है, लेकिन एफओएमसी नहीं कर रही और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी है कि ना करें। अगर तो ये इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन ना किया या कोई भी थोड़ी सी हॉकिश बात कर दी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक की टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर उन्होंने हॉकिश बिल्कुल बात ऐसा। कर दी कि जी हम आगे आने वाले वक्त के अंदर भी शायद इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं करेंगे, तो आपको डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे ना करें, कांस्टेंट करें, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा मैं न्यूट्रल टाइप जेन में रखूंगा कि न्यूट्रल स्टांस होगा मेरा। लेकिन अगर टेक्निकल्स को देखा जाए, फिर टेक्निकल्स वहां पे मैटर करते हैं, आपके सीजन मैटर करते हैं। तो हो सकता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो लोअर हाई के लिए आएगा, तो लोअर हाई के लिए उस सूरत में आएगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर देते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर तो डॉलर एकदम से नीचे चला जाएगा। तो ये तीनों सिनेरियोज यहाँ पे हमें नजर आ रहे ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में ही है, आप चाहे लोअर लो से सेल स्टॉप करें या लोअर हाई से सेल लिमिट लगा के सेल करें। हैं। बिल्कुल सर। चलेंगे। अच्छा, फिर नैस डेक की बात करते हैं, नैस 100 की। और लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई थी कि यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डे के ऊपर इसने सपोर्ट ली एंड देन वहाँ से बाउंस कर गया था, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन ये ब्रेक हुई और उसके बाद हमने देखा कि साल का सबसे बड़ा बेयरिश दिन नजर आया नैस्डैक के ऊपर। राइट नाउ ये एक और जो हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर जो प्रोजेक्शंस निकाली थी वो 18,900 के करीब थी, 19,147 का लो लगा। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ये इसका बॉटम आउट हो गया है। द रीज़न इज, अगर मैं वीकली के ऊपर जाऊंगा ना तो मेरा हायर लो इस केस में ये बनेगा, इस हायर लो से
ये ऊपर है। सो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ कहीं बस अब इसकी बॉटम डिफाइन हो गया और यहाँ से जल्दी इसके ऊपर एक अपसाइड नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो इसके लिए अब ये है कि अगर यहाँ से बढ़ना शुरू करे तो कौन सा एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आप ये कंसिडर करेंगे कि ये ब्रेकआउट हो तो यहाँ बाय करना शुरू कर दें। हमारे पास यहाँ पे ये जो लेवल बनेगा 19,800 का, जब भी ये ब्रेक करता है, सो यहाँ पे बाय स्टॉप होना चाहिए। आगे इवेंट्स भी आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग कैलेंडर के ऊपर। सो अगर ये 19,800 को ब्रेक करता है, इजीली 20,500 को जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका 19,100 का होगा। सो बड़ी एक आसान सी ट्रेड है, ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें एंड देन 20,500 का इसका टीपी रखें। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज यूरो यूएसडी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुझे कहीं नीचे मिलेगा तो मैं इसको बाय करूंगा एंड देन हम इसको राइट करेंगे। ऐसा हुआ नहीं अभी तक और उसके बाद तकरीबन तकरीबन वहीं पर ही है, कोई 20-30 पिप्स ऊपर जाता है नीचे जाता है। ये एक साइडवेज हो गया है, ट्रेंड इस तरह से प्रोमिनेंट इसके ऊपर नहीं है। लेकिन इसकी जो आने वाले टाइम पे या अभी अनकरीब ही इसके जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 1.10 के बन रहे हैं कि एक दफ़ा ये इसको जाए टेस्ट करे उसके बाद देखें क्या होता है। सो स्टिल ये इतने बड़े अच्छे ट्रेंड में रहा तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आए और काम करें। अगर ये मुझे कहीं करेक्शंस पे स्टिल दोबारा यहाँ कहीं मिलता है 1.0800 के करीब, वहाँ मैं बाय करूँगा एंड देन मेरे टारगेट 1.1 के होंगे, या पहले अगर 1.1 हो जाता है तो फिर इंतज़ार करूँगा। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे स्टिल यूरो यूएसडी को ट्रेड करना चाहिए। सो एक लेवल जो मुझे लग रहा है 1.0700 800 ये जो जोन है यहाँ कहीं आए तो बाय करें और टारगेट्स इसके वहाँ पे रखें। सो स्टिल सेम स्टांस है जो लास्ट वीक था हमारा। यूरो हमने यूएस डॉलर को तो डिस्कस किया, यूरो पे कोई फंडामेंटल्स ऐसी चेंजेस हैं कि वो बीट कर रहा है डॉलर इंडेक्स को? अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी एक स्क्रीन थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं। मेरा जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स का कोर्स है उसमें हम थोड़ा सा बता रहे होते हैं कि ओवरऑल आपकी फॉरेक्स की अंदर इस वीक के अंदर कैसा सिनेरियो रहेगा। यूरो के अंदर मैंने एक कंडीशनल बताया हुआ था कि ये मैं इसको सेल वाली साइड पे देख रहा हूँ, जो हमने जिस तरीके से लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसको मैं सेल देख रहा था यूरो जेपीवाई या यूरो सीएचएफ के अंदर। यूरो सीएचएफ के अंदर जो है इसका डिक्लाइन नजर आ गया था एक वीक के पहले 2-3 दिन के अंदर यूरो सीएचएफ नीचे गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि आपके जो फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं यूरो के, हम इसको काउंट करते होते हैं कि हमारे इस दफा फैक्टर जो मेजर फैक्टर्स हम देखते हैं, 2 ग्रीन और 1 रेड नजर आ रहा था, तो उसकी बेस के ऊपर यूरो स्ट्रेंथ में रहा। और डॉलर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 ग्रीन एंड 5 हमारे पास रेड चल रहे थे। ये थर्सडे के दिन तक ये अपडेट हुआ है, फ्राइडे के दिन जब हम रिकॉर्ड करें अभी ये हमने अपडेट नहीं किया, हम ये न्यूयॉर्क सेशन से पहले पहले करते हैं। लेकिन ओवरऑल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर भी बेरिश नजर आया हमें पूरे वीक के अंदर। जैपनीज येन 1 ग्रीन एंड 7 रेड, हालांकि मैंने जैपनीज येन का एक कंडीशनल सिनेरियो बताया हुआ था कि ये पूरा वीक जापान से रिलेटेड सारा होगा, और अगर इसमें जैपनीज येन का फंडामेंटल्स वीक आ गए तो जैपनीज येन नीचे जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग आ गए तो ऊपर जाएगा। तो पूरे वीक के अंदर जैपनीज येन काफी बेरिश था। तो मेरा जो स्टांस था यूरो जेपीवाई के अंदर जो बेरिश था या बुलिश था, वो सारा मैंने सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे सिनेरियो ओवरऑल मैं जो इसको सेल कर रहा था ये अब दूसरे एंड पे ये ऊपर वाली साइड पे जाएगा। और मैंने बाकायदा आकर इसमें बताया भी था कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगी। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, ये सारा मैंने रिकॉर्ड करके सबको सेंड किया था कि ओवरऑल इस वीक के अंदर आप क्या देख सकते हो। इसमें गोल्ड को बाय किया था, जैपनीज येन को भी मैंने सेल करवाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो डाटा आया ट्यूसडे वाले दिन, तो मैंने मेंशन कर दिया कि जेपीवाई जेडीपी केम इन लोअर देन प्रीवियस एक्सपेक्टेड एंड सो जेपीवाई इज वीकनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ से फिर जैपनीज येन पूरे वीक के अंदर डिक्लाइन नजर आया। तो ये जो सिनेरियो है जिस तरह से अभी आपने डिस्कस किया, ये हाईलाइट करने का मकसद भी ये था कि फंडामेंटली अगर देखा जाए, सो जिस तरह आप एक्सप्लेन करें तो थोड़ी सी ये चीजों को हमने साथ साथ देखना है कि ओवरऑल यूरो जो है अगर आप वो तोड़ता है, डॉलर इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, तो यूरो यूएसडी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आपका यूरो इसी तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहा और डॉलर में हल्की सी बेरिशनेस नजर आएगी तो यूरो यूएसडी कैन गो अप। जबरदस्त अमार, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया आपने। इसके बाद हम गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, गोल्ड पे जाने से पहले हम लोगों की जो मेमोरी है, जो कि बादाम महंगे पाकिस्तान में तो वो वीक होती चली जा रही है। अगर आप लोगों को याद हो, इसी साल
के शुरू में जब हमने गोल्ड की प्रेडिक्शंस के ऊपर इस साल बात कर रहे थे, सो ये चार्ट था, ये स्क्रीनशॉट उसी उससे लिया हुआ है कि 10 इयर्स एडवांसिंग फेज के ऊपर हम आखिरी वेव के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और यहाँ पे जो हमने टारगेट्स मेंशन किए हुए थे वो तकरीबन $3200 के थे। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी हम उन्हीं उसी टारगेट्स की तरफ है जा रहा है गोल्ड, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि हम लोग, अगर आप गोल्ड को जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं एक टाइम से, सो हम तकरीबन यहाँ पे $1600 से गोल्ड को राइड कर रहे हैं अक्टूबर 2022 से। इसके ऊपर मैंने ट्रेड लेके वीडियोस भी अपलोड की हैं, रियल टाइम रियल ट्रेड्स, और अपनी ज़ाती पर्सनल अकाउंट्स की वो भी दिखाई थी। और स्टिल जब से गोल्ड बढ़ रहा है, लास्ट ईयर जो था 2024, हमने कहा था गोल्ड का साल है, और उसी तरीके से वो परफॉर्म करता रहा। इस साल भी साल के शुरू में ये कह दिया था कि $3200 तक जाएगा, और ये भी कहा था कि 30 दिसंबर को ख़रीदें, और 30 दिसंबर से ही वो ऑनवर्ड्स उसने रैली करना शुरू किया। लास्ट वीक हमारा जो था एक रेंज के ऊपर था, और एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नीचे जाना चाहिए। नीचे इससे पहले हमने यहाँ पे किया था, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, एंड देन अगेन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाएगा तो वहाँ पे से जाके इसको बाइंग करेंगे। राइट नाउ 1 आवर के ऊपर एक बहुत बड़ी बेयरिश डाइवर्जेंस इसने क्रिएट कर दी है। अभी तक गोल्ड ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छे ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतने बड़े जो ट्रेंड्स होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती, फॉरेन से रिवर्सल्स नहीं हो जाते। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब फॉरेन से रिवर्सल्स नहीं होते, सिंगल टॉप नहीं लगता, तो इसका ये मतलब है कि हमें रिट्रेसमेंट के ऊपर दोबारा से इसको बाय करना है। सो मेरे पास जो अच्छे लेवल्स हैं वो तकरीबन 2956 से 2942 इस रेंज में कहीं आता है, मैं बाय करूंगा। 2906 का ऐसे रखूंगा, एंड देन दोबारा ये करूंगा कि $3000 को जाके ये टेस्ट करे। सो अब जो मेरी ट्रेड इसके ऊपर बनेगी इस वीक के लिए, कि मैं इंतज़ार करूंगा कि ये इस पॉकेट पे आए, 2956 से 42 के करीब यहाँ पर आए, एंड देन उसके बाद जो मेरे टारगेट्स हैं वो दोबारा $3000 के करीब के होने चाहिए। सो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मेरी ट्रेड बनती है वो ये बनती है, जैसे यूरो यूएसडी को हम बाय ऑन डिप पे अच्छी सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, सो गोल्ड के ऊपर भी हम ये सेम सिनेरियो इसी तरीके से प्ले करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था, आज बहुत लंबा सेशन हो गया हमारा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि बीटीसी के ऊपर मैं बता देता हूँ कि बीटीसी का ये टॉप नहीं है, और परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, पहली बात तो ये कि अगर आप फॉलो करते हैं सही तरीके से, तो 2021 का जो टॉप था, ये 67,000 का एग्जैक्टली सेम डे जिस दिन टॉप लग रहा था उसी दिन आके कॉल दी थी। ये मंथली चार्ट के ऊपर सिर्फ मैं हाईलाइट किया हुआ है, ट्रेड कॉल्स डेली टाइम फ्रेम पे थी। उसके बाद वहाँ पे खड़े हुए मैंने ये कहा था कि ये यहाँ से 75 से 80% टूटेगा। वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखिएगा, वो वीडियो गोल्ड है। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था $13,000 तक आए, 67 से $15,000 तक आया। और मज़े की बात, उसमें टाइम साइकिल्स बताए थे कि 35 महीने लेगा दोबारा उस 67,000 के रेट पर आने के लिए। इसने एग्जैक्टली 35 मंथ्स लिए, और उसके बाद फिर हमने अभी इस पिछले साल ही या इस साल के ही शुरू में इसके हमने नए हाइस बताए, और उसके बाद जो टारगेट बताया था वो 108 के करीब था। सही है। अब ये ऐसा लगता है कि कोई कहानी है, झूठी है, ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे टॉप लग रहा है वो टॉप पहले से बताया हुआ है। ये 35 मंथ्स की साइकिल्स पहले से बताई हुई हैं, स्टिल वो बताया हुआ है। राइट नाउ अब जो इसकी कंडीशन है, अब आप बहुत सिंपल सा इसका पैटर्न देखें, ये मंथली चार्ट्स के ऊपर हायर हाइज एंड हायर लोस लगा रहा है। तो ये कोई कोई साइन है ही नहीं है। सिंगल टॉप कभी भी टॉप नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सिंगल टॉप नहीं होता, दोबारा वापस एक दफा आता है। अगर तो फर्ज करें, ज्यूम करते हैं ये टॉप है भी, मान लिया चले 1,10,000 इसका टॉप है, तो इसके करीब एक दफा जरूर जाएगा डबल टॉप बनाने या लोअर हाई बनाने। मुझे ये लग रहा है कि, मुझे लग क्या रहा है, बल्कि मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो इसका 76,000 का जो अभी ये लगा है लो, एग्जैक्टली 76,555 का ये लग गया है, ये इसका हायर लो है। यहाँ कहीं 1-2 महीने रुकेगा मोस्ट लाइकली, एंड देन दोबारा से ये रैली करना शुरू कर देगा। सो ये ट्रेंडिंग में है। सही है। ये जो करेक्शन इसके ऊपर आती हैं 1,10,000 से 35,000, अगर आप लोग विदाउट लेवरेज, पहली बात तो बीटीसी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम लोग ट्रेड करते, नहीं करते, ज़्यादातर लोग ऑल्ट्स पे जाते हैं। सो इसको सिर्फ एज अ मेजर बेंचमार्क के तौर पे देखा जाता है। सो यहाँ पे ये अभी ट्रेंड करेगा, एंड देन इसकी जो नेक्स्ट लेग बनेगी और जो इसके टारगेट्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। ये इसकी इसकी इतनी लेग होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से उठाऊं और ये देखूं, या
तो इसके टारगेट्स जो आ रहे हैं वो तकरीबन $1,65,000 के आ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा ऊपर के हो सकते हैं। सो यहाँ पे RSI ओवरबॉट कंडीशन ये सिर्फ कूल डाउन होने आया है, ये लंबे सेकुलर बुल मार्केट में है, स्टिल ये इसका टॉप नहीं है, यहाँ कहीं बस ये बॉटम डिफाइन हो गया। सो जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है मेरे ख्याल में यहाँ पे आप करें, स्पॉट पे लें विदाउट लेवरेज, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं लीगली, इसके ऊपर काम कर सकते हैं वो करें। सो ये कोई साइन नहीं है अभी, यहाँ पे कोई टॉप इसका डिफाइन नहीं हुआ, स्टिल यहाँ से आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं। सो मेरी अब ये जो पांचवी चौथी प्रेडिक्शन थी कि ये हाई है उसके बाद करेक्शन आएगी, वो भी ठीक हो गया। अब ये पांचवी ये है कि यहाँ से बस ये बॉटम है 76-77 का, यहाँ से अब ये रैली करना शुरू कर देगा। सो क्रिप्टो वाले जो हजरात हैं जो टेंशन में रहते हैं, परेशान हैं, मेरे ख्याल में अब यहाँ से वो आ गया। अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ ना, यहाँ पे इसकी बुलिश डाइवर्जेंस भी बन चुकी है। सो ये बॉटम कर गया तकरीबन, अब यहाँ से ये बढ़ना चाहिए। सो इसी तरीके से एक अगली क्रिप्टो जो मेरा फेवरेट है इथेरियम के ऊपर, ये जो इसका लो लगा है यहाँ पे, ये 17 तकरीबन 54 का, ये भी मुझे लग रहा है ये लो बस डिफाइन कर गया, यहाँ ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा एंड देन दोबारा यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज इट। क्रिप्टो मुझे लग रहा है कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, नैस्डैक मुझे लग रहा है कि बॉटम करीब है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरो यूएसडी नीचे आए बाय करें, गोल्ड नीचे आए बाय करें, डॉलर इंडेक्स में एक डेड कैट बाउंस आ सकता है लेकिन स्टिल वो बेरिश है। सो ये ओवरऑल था, एक इसको रैप कर दिया यहाँ पे। मेरे ख्याल में हमारा कंक्लूड रैप अप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आज हमने टाइम ले लिया। बिल्कुल, चलें रैप अप करते हैं। एक तो ऑलरेडी आपने बता भी दिया, क्रिप्टो काफ़ी बुलिश सिनेरियो में नज़र आ रहा है, आपके एनालिसिस टू द पॉइंट माशाल्लाह होते हैं। और ये मंथली वाला आई रिमेंबर, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी, काफ़ी हमने बताया था उस टाइम पे भी आपके क्रिप्टो यहाँ से वापस आएगी, और जब वापस आ गई तकरीबन 80% रिट्रेस करेगी, तकरीबन 77% रिट्रेस की थी, उसके बाद दोबारा वापस आ गई। सो राइट ऑन पॉइंट। और एक आई थिंक कि हम एक सेशन भी कर रहे हैं अलमनाई के अंदर, सो ये भी एक बहुत जी बड़ा फायदा, क्रिप्टो के अंदर हम एक सेशन करने वाले हैं। सो अगेन जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रीमियम के मेंबर्स हैं, आई थिंक प्रीमियम है कि ओपन, आई थिंक प्रीमियम मेंबर्स है, सो ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, तो ये लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए है। सो अगेन दिस जी इज जी फॉर द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन अलमनाई कम्युनिटी के अंदर आप लोग आ सकते हो एंड बी पार्ट ऑफ द कोर्सेज एज वेल। फिर उसके बाद आप अलमनाई में जब भी आओगे तो इस तरह के हम सेशन करते रहते हैं। कल रात को मैंने भी सेशन किया था यूएसए के की मार्केट को हमने डिस्कस किया था, यही हम बात कर रहे थे। एक तो अगर आप अभी भी अपने चार्ट्स पे जाके देखोगे, यूके की मार्केट देख लो, ठीक है, जर्मनी की मार्केट देख लें, स्पेन की मार्केट देख लो, चाइना की मार्केट देख लें, पाकिस्तान की मार्केट देख लें, सारी मार्केट्स ऊपर जा रही है, ठीक है, सिर्फ एक यूएसए की मार्केट नीचे आ रही है, वो भी ट्रम्प की टैरिफ की वजह से। और ओवरऑल मार्जिन जो है कंपनीज के डिक्लाइन नहीं हो रहे, ये ज़हन में रखिएगा। कॉर्पोरेट जो मार्जिन है वो हम यही चेक कर रहे थे कि अभी तक डिक्लाइन नहीं हो रहे, आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंटैक्ट हैं, तो ये सारी सिनेरियो बेहतर है। सिर्फ टैरिफ की न्यूज की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आई हुई है, इसको ऊपर जाना चाहिए, आइडली जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कैसा सिनेरियो रहता है, बाकी मार्केट से परफॉर्म करें, ये कैसे करें। हमार चलें यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये पहले भी मैं पूछता रहा हूँ, बहुत से लोग चीखें मार रहे हैं रिसेशन आ गई, स्टॉक मार्केट बाहर की क्रैश हो गई। सो मेरे ख्याल में बाइंग अपॉर्चुनिटी और रिसेशन की डेफिनेशन आप बता दें, जो आप बताते हैं कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर में स्ट्रगल हो तो फिर जाके रिसेशन आती है। सो लोग रिसेशन को इतने मुंह फाड़ के क्यों बोल देते हैं कि यार ये रिसेशन आ गई और बस कल सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है, रिसेशन का बेसिक मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है कि आपका जो जीडीपी के क्वार्टर्स होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स नेगेटिव में चले जाएं, तो उसको फिर रिसेशन कहते हैं। अभी तो एक भी क्वार्टर जो है जीडीपी यूएसए का नेगेटिव नहीं गया, और बल्कि 2% के पास चल रहा है। तो 2% कहाँ पे 2%, कहाँ पे 0%, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं, कि ये इंडिकेटर आपको बता रहे होते हैं कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है। वो भी इंटैक्ट है, वो भी नीचे नहीं जा रहे, अभी बिल्कुल सही चल रहे हैं। वो भी अगर नीचे डिक्लाइन जाएंगे तो तभी इंडिकेशन होगी ना कि आपके रिसेशन वाली साइड पे या जीडीपी कम से कम गिरेगी। तो अभी तक वो भी सिनेरियो नहीं चल रहा, तो ये सारे हालात उसके हिसाब से अभी तक तो बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक हो गया, चलें इसी बात पे रैप अप करते हैं। बहुत लंबा सेशन हो गया है, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।